So Assalamualaikum everybody. So let us start our discussion on human physiology. तो सबसे पहले जो है जो हर एक यूनिट के इंट्रोडक्शन में एक पैराग्राफ जैसा दिया हुआ होता है. सो काफ़ी बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं. ठीक है. सो पहले हम देखेंगे इसमें क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी क्या है इस वाले पार्ट में जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो पैराग्राफ दिया हुआ है इंट्रोडक्शन में. सो हैव अ लुक. इसमें क्या दिखा, इसमें जब आप ये पैराग्राफ पूरा पढ़ेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक लाइन है जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं. दैट इज़ ये जो लिखा हुआ है ना, द फिजिको-केमिकल कंसेप्ट्स एंड टेक्निक्स. व्हेन फिजिको-केमिकल कंसेप्ट्स एंड टेक्निक्स आर यूज्ड टू स्टडी लाइफ फॉर्म्स दैट इज़ कॉल्ड रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी. ठीक है, रिडक्शनिस्ट अप्रोच, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी. सो इस वाले पैरा में से सिर्फ ये क्वेश्चन जो है इसकी पॉसिबिलिटी है. सो हमारा अप्रोच क्या रहेगा एनसीईआरटी पढ़ने का, हमें आपको हर एक लाइन से दिखाएंगे कहाँ से प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चंस आने की. सो इट विल बी लाइक पोस्टमार्टम ऑफ द एनसीईआरटी. सो इसके बाद आप खुद देखोगे नीट का पेपर कितने क्वेश्चंस हमारी हाईलाइटेड पॉइंट्स में से आएंगे. ठीक है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव फॉरवर्ड. हर यूनिट के इंट्रोडक्शन में एक साइंटिस्ट का कुछ काम दिया हुआ है. यहाँ पे अल्फोंसो कोटी का इंट्रोडक्शन में दिया गया है. आपको सिर्फ इतना याद रखना है, अल्फोंसो कोटी जो था ये एक इटालियन एनाटमिस्ट था. वो छोड़ो, इसने सबसे पहले CVS ऑफ रेप्टाइल्स, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ रेप्टाइल्स पे स्टार्ट की थी अपनी वर्क. और उसके बाद इसका जो अटेंशन था दैट टर्न टू द मैमलियन ऑडिटरी सिस्टम. ठीक है. तो इसमें मैमल सारे आते हैं. ठीक है. और आपको पता है आपने इंटरनल ईयर में पढ़ा होगा ऑर्गन ऑफ कोटी दैट इज़ नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट. सो अल्फोंसो कोटी एन इटालियन एनाटमिस्ट जिसने अपने करियर का स्टार्ट किया था बाय स्टडीइंग द CVS ऑफ रेप्टाइल्स. आफ्टर दैट उसने क्या किया, हिज अटेंशन डाइवर्टेड टू द मैमलियन ऑडिटरी सिस्टम. और उसी बेसिस पे ऑर्गन ऑफ कोटी जो है विच इज़ सिचुएटेड इन द इंटरनल ईयर, इसी के पीछे उसका नाम दिया गया है. सो अब हमारा पहला चैप्टर. ठीक है. अब आप देखो कैसे एनसीईआरटी पढ़नी है, कहाँ से हाईलाइट करनी है, कैसे इसमें क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी है. देखो सबसे पहले फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. सबको पता है द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स. विटामिन्स एंड मिनरल्स आर आल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज़. देखो यहाँ से कन्फ्यूज़ कैसे कर सकता है एग्जामिनर, और हम कहाँ पे गलती कर देते हैं. हैव अ लुक. मेजर कंपोनेंट्स जो हैं, मेजर कंपोनेंट्स वहाँ पे आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स. और जो वाइटामिन्स और मिनरल्स हैं, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज. सो अगर आपको पूछेंगे व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड, आपको एक लाइन में दिया होगा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स. दूसरे में दिया होगा सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स. मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करेंगे इन द फर्स्ट गो, वो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स सबके साथ जाएंगे. बट यहाँ पे यही एनसीईआरटी की ब्यूटी है, ऐसे वो क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं. सो आपको ध्यान रखना है विटामिन्स एंड मिनरल्स हमें स्मॉल क्वांटिटीज़ में चाहिए होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स इन लार्जर क्वांटिटीज़. ठीक है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, फूड प्रोवाइड्स एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मैटर फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू. Simple. The water we take in plays an important role in metabolic processes and also prevents dehydration of the body. ठीक. Biomacromolecules in food cannot be utilized by our body in the original form. They have to be broken down and converted to simple substances in the digestive system. ठीक है. So ये आपको पता है डाइजेशन का मकसद जो है, डाइजेशन की सिग्निफिकेंस जो है वो ये है, जो हम कम्प्लेक्स बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स इंजेस्ट करते हैं उनको सिंपलर फॉर्म्स में, ये हम बराबर 8th से पढ़ते आ रहे हैं. ठीक है. सो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. उसके बाद द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सिंपल कम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स इज कॉल्ड डाइजेशन. ठीक है. एंड इट इज़ कैरिड बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. अब यहाँ तक हमको पता है इट इज़ कैरिड आउट बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. बट यहाँ पे नया क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम 2 तरीक़ों से इसका ब्रेक डाउन करता है. वो 2 तरीके कौन है, वन इज़ मैकेनिकल एंड अदर इज़ बायोकेमिकल. मैकेनिकल रेफर्स टू ऑल द मूवमेंट्स विच आकर टू दिस फूड. लाइक हम मैस्टिकेशन करते हैं माउथ में, उसके बाद पेरिस्टालसिस होती हैं, चर्निंग मूवमेंट्स, इट रेफर्स टू मैकेनिकल डाइजेशन. ठीक है. एंड बायोकेमिकल डाइजेशन रेफर्स टू द एक्शन ऑफ एंजाइम्स. वो आप मतलब जो प्रीसीडिंग पार्ट्स हैं इस चैप्टर के, वहाँ पे आप आराम से वो पढ़ लोगे. ठीक है. नाउ अब हमें क्या पढ़ना है, द जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज. अब हमें ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है, द सिस्टम इन आवर बॉडी विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन.
नाउ डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इट कंसिस्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स. सो देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. वन इज एलिमेंट्री कैनाल एंड अदर्स आर एसोसिएटेड ग्लैंड्स. सो हम पहले एलिमेंट्री कैनाल को पढ़ेंगे, उसके बाद एसोसिएटेड ग्लैंड्स को पढ़ेंगे. तो हमने इन टर्म पढ़ लिया डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट विद द एलिमेंट्री कैनाल. द एलिमेंट्री कैनाल बिगिनस विथ एन एंटीरियर ओपनिंग. ठीक है, बिगिनस विथ एन एंटीरियर ओपनिंग द माउथ. सो एंटीरियर ओपनिंग आपको याद रखनी है, क्या है, माउथ, एंड इट ओपन्स पोस्टीरियरली थ्रू द एनस. सो अगर आपको एलिमेंट्री कैनाल का एक्सटेंट बोलना होगा, एक्सटेंट इज फ्रॉम माउथ विच इज एंटीरियर एंड एनस विच इज पोस्टीरियर. एंटीरियर मतलब आगे से, पोस्टीरियर मतलब पीछे से. ठीक है. नाउ द माउथ लीड्स टू बकल कैविटी. माउथ के बाद बकल कैविटी है या जिसको हम ऑरल कैविटी बोलते हैं. सिंपल, द ऑरल कैविटी हैज नंबर ऑफ टीथ एंड ए मस्कुलर टंग. सिंपल, ईच टूथ इज एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ जॉ बोन. दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड थिकोडंट. देखो, जो हम में दांत होते हैं दे आर एम्बेडेड इन सॉकेट. ठीक है. इस डेंटिशन को, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट, इसको हम थिकोडंट बोलते हैं. ठीक है. मतलब अगर आपको बोलेंगे, अगर आपको सिंपल क्वेश्चन होगा, द टाइप ऑफ डेंटिशन वेयर द टूथ आर एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ द जॉ बोन. जॉ बोन में सॉकेट होते हैं और फिर उसमें दांत मतलब बंद होते हैं. दिस टाइप ऑफ डेंटिशन इज कॉल्ड थिकोडंट एंड इट इज प्रेजेंट इन ह्यूमन्स. ठीक है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, मेजॉरिटी ऑफ द मैमल्स, यहाँ पे ध्यान रखना, मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, हम भी मैमल्स में आते हैं, फॉर्म टू सेट ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ, ए सेट ऑफ टेम्पोररी मिलिक टीथ और डिसिडुअस टीथ रिप्लेस्ड बाय ए सेट ऑफ परमानेंट टीथ. हैव अ लुक. तो देखो, अब यहाँ पे क्या है, दिस टाइप ऑफ डेंटिशन इज कॉल्ड डाइफोइडोंट. आप सबको आइडिया पहले से ही होगा, दिस टाइप ऑफ डेंटिशन इज कॉल्ड डाइफोइडोंट. टू सेट ऑफ टीथ हमें अपियर होते हैं. पहले मिलिक टीथ, जिनको हम दूसरा नाम बोलते हैं डिसिडुअस, टेम्पोररी और डिसिडुअस. सो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजिंग क्या है, डिसिडुअस याद रखना. ठीक है. उसके बाद परमानेंट और एडल्ट, ये तो मतलब इंटर रिलेटेड है, ये याद रखना, कोई बड़ी बात नहीं है. अब यहाँ पे कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन क्या हो सकता है, देखो, अगर आपको वहाँ पे बोलेंगे ना डाइफोइडोंट डेंटिशन इज प्रेजेंट इन A part humans, B part mammals, C part chordates, D part none of these. So आपको humans तो पता है डाइफोइडोंट, बट आपने विद द फ्लो स्किप किया होगा, यहाँ पे मैमल्स लिखा था. सो ये आपको याद रखना है, मैमल्स में, सारे मैमल्स में डाइफोइडोंट होती हैं. ठीक है. डाइफोइडोंट मतलब टू सेट ऑफ टीथ, टेम्पोररी जिनको हम डिसिडुअस भी बोलते हैं एंड लेटर परमानेंट जिनको हम एडल्ट भी बोलते हैं. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एन एडल्ट हैज़ 32 परमानेंट टीथ. सो सबको पता है 32 दांत होते हैं एडल्ट ह्यूमन बीइंग में. ठीक है. और ये डिफरेंट टाइप, 4 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स, ये हमने 10th से पढ़ा है, इजी है. सो ये यहाँ पे हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर. नाउ दिस टाइप ऑफ डेंटिशन वेयर द टीथ आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, दिस इज कॉल्ड हेटेरोडोंट डेंटिशन. हेटेरोडोंट डेंटिशन. सो हमारे पास अब तक क्या क्या आ गई हमारी डेंटिशन के टाइप्स. एक तो है हमारे पास थिकोडोंट. थिकोडोंट रेफर्स टू टीथ एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ जॉ बोन. उसके बाद डाइफोइडोंट. डाइफोइडोंट का मतलब 2 सेट ऑफ टीथ्स, पहले टेम्पोररी उसके बाद परमानेंट. और तीसरा हेटेरोडोंट. हेटेरोडोंट मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ. हेटेरोडोंट. सो दिस डाइफोइडोंट ये स्टेज बेस्ड है, मतलब पहले स्टेज में आपको टेम्पोररी टीथ होंगे, उसके बाद आपको एडल्ट टीथ होंगे. और हेटेरोडोंट सेम टाइम पे होते हैं. हेटेरोडोंट मतलब अभी अगर आपके पास एडल्ट टीथ हैं तो अभी आपके पास 4 टाइप के टीथ हैं. और जो डाइफोइडोंट है, डाइफोइडोंट डेंटिशन, दैट इज बेस्ड ऑन द स्टेज. अब इनकी फार्मूला है. ठीक है. द अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जा इज इन द ऑर्डर इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर. सो पहले इंसिजर आता है. अगर आप ईच हाफ जा देखोगे, अपर या लोअर, पहले इंसिजर होते हैं, उसके बाद कैनाइन होते हैं, उसके बाद प्रीमोलर होते हैं, उसके बाद मोलर होते हैं. एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय डेंटल फार्मूला. डेंटल फार्मूला भी हमने 10th से पढ़ी है, 2 1 2 3. 2 1 2 3 का मतलब क्या हो गया, देखो इस वाली डायग्राम पे हम ये देखेंगे. 2 1 2 3 का मतलब हो गया, देखो अगर आपने यहाँ से ये फॉर एग्जांपल अपर जा है और अपर जा के हमने 2 हिस्से कर दिए, राइट एंड लेफ्ट. अब अगर हम इस लेफ्ट वाले पार्ट पे देखो 2 इंसिजर हैं, फिर
1 कैनाइन है, फिर 2 प्रीमोलर हैं और 3 मोलर हैं। सो ये आएगा ना 1 2 3 इस ऑर्डर में। दिस डेंटल फार्मूला इट रिप्रेजेंट्स दैट 2 1 2 3। नाउ इसके बाद द हार्ड चिविंग सरफेस ऑफ द टीथ मेड अप ऑफ इनेमल हेल्प्स इन द मैस्टिकेशन। सो जो हार्ड सरफेस ऑफ टीथ होती हैं उसको इनेमल बोलते हैं। इनेमल बोलते हैं, ये सबको पता है, बट इनेमल हेल्प्स इन मैस्टिकेशन हार्डली एनी वन रिमेंबर्स। मुझे भी जब मैंने टेक्स्ट एंट्रेंस में पढ़ी थी, मुझे भी ये दिमाग में नहीं था इनेमल की फंक्शन मैस्टिकेशन में होती है। मुझे पता था मतलब प्रोटेक्शन में होती है, दैट इज़ मेन फंक्शन ऑफ दिस इनेमल, इट प्रोटेक्ट्स द टीथ। बट मसला ये था कि मैस्टिकेशन वाला जो जब मुझे ऑब्जेक्टिव गलत हुआ तब मुझे समझ आया मैस्टिकेशन इसकी फंक्शन लिखी है किसने, टेक्स्ट ने। द टंग इज फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द फ्लोर ऑफ ऑरल कैविटी बाय फ्रेन्यूलम। सो यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकता है, बन सकता है इस लाइन में, द टंग इज अटैच टू द फ्लोर ऑफ ऑरल कैविटी बाय, उसका नाम है फ्रेन्यूलम स्ट्रक्चर का। द अपर सर्फेस ऑफ द टंग है स्मॉल प्रोजेक्शंस कॉल्ड पेपिला, दैट इज कॉल्ड पेपिला। सो जो स्मॉल प्रोजेक्शंस टंग पे होती हैं उनको पेपिला बोलते हैं। आउट ग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर्स दे आर कॉल्ड पेपिला। एंड यहाँ पे मज़े वाली बात यह है, सम ऑफ विच बियर टेस्ट बड्स, मतलब जितने भी पेपिले हैं सारे पेपिले टेस्ट बड्स नहीं होते हैं सारे पेपिले पे, सम ऑफ देम बियर टेस्ट बड्स। सो आपको ये यहाँ पे दिमाग में याद रखना है दैट नॉट ऑल पेपिले कंटेन टेस्ट बड्स। यहाँ पे ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी याद रखनी है। किन पेपिले पे नहीं होता है वो आप फर्स्ट ईयर MBBS में हम ये पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ पेपिले, फंजीफॉर्म, सर्कमवैलेट, फिलिफॉर्म। वहाँ पे हम पढ़ते हैं जो मोस्ट एबेंडेंट फिलिफॉर्म होते हैं, फिलिफॉर्म पे ही टेस्ट बड्स नहीं होते हैं, ठीक है। सो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, यहाँ पे टंग पे आउट ग्रोथ्स होते हैं जिनको हम पेपिले बोलते हैं, और सारे पेपिले पे टेस्ट बड्स नहीं होते। हाँ होते हैं, सर्कमवैलेट पे होते हैं, फंजीफॉर्म पे होते हैं, बट फिलिफॉर्म पे नहीं होते। सो वो आपको याद नहीं रखना है किस वाले पे नहीं होते, बट ये याद रखना है कि सारे पेपिले पे टेस्ट बड्स नहीं होते, कुछ पे नहीं, कुछ पे होते हैं, कुछ पे नहीं होते। नाउ ये जो डायग्राम है ये द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, आपको इसकी लेबलिंग मतलब बिल्कुल 100% आपको याद रखनी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को रिवीजन करना होगा ना, मतलब सारे चैप्टर का 5 मिनट में, वो इसी डायग्राम जो है उसकी लेबलिंग अच्छे से करेगा, उसको पहले से अच्छे से पढ़ेगा, एक्स्ट्रा पॉइंटर्स जो वहाँ पे दिए होंगे बाकी टेक्स्ट में वो यहाँ पे ऐड करेगा, और पूरा जो चैप्टर है वो यहाँ पे उसको क्लियर होगा। सबसे पहले आपको देखना है ऑरल कैविटी, माउथ के बाद ऑरल कैविटी के बाद फेरिंक्स के बाद ईसोफेगस के बाद स्टमक के बाद ड्यूडेनम, सो ये आप आगे वाले सेक्शन में तो पढ़ोगे ही, लेकिन ये डायग्राम जो है ये आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर करेगा। देखो अगर आप बार बार ये डायग्राम देखोगे, आपको यहाँ पे पता है इसने लिवर के यहाँ से 2 पार्ट्स जैसे किए हैं, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ। सो आगे जाके आप पढ़ोगे लिवर हैज़ 2 लोब्स, सो वहाँ पे मे भी आपको स्किप होगा वो, मतलब जब आप थॉरो रीडिंग करोगे। बट जब आपने डायग्राम बहुत बार देखी होगी, अच्छे से लेबलिंग की होगी, सो यहाँ पे आपको ये कार्ड दिखेगा, आप मैक्सिमम चांस है आप एग्जाम में लिख के आओगे हाँ 2 लोब्स है, क्योंकि आपने डायग्राम से देखा होगा। सिमिलरली यहाँ पे ट्राई किया है आगे की तरफ एंटीरियरली एंड इसोफेगस पोस्टीरियरली, डायग्राम से आपने देखा है तो आप आराम से वहाँ पे कोरिलेट कर सकते हो, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड की पोजीशन, सबमैंडिबुलर सबलिंगुअल ग्लैंड्स की पोजीशन, और यहाँ पे आपने देखा, देखो पैनक्रियाज इज लीफ शेप्ड एंड इट इज प्रेजेंट बिटवीन द 2 लिम्स ऑफ ड्यूडेनम, ये आप आगे जाके पढ़ोगे, बट यहाँ पे आपको कोरिलेट करना बहुत आसान है, ठीक है। और वन मोर थिंग, जो पुरानी टेक्स्ट थी उसमें कोलन के सिर्फ 3 पार्ट्स दिए गए थे, असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग, बट जो नई टेक्स्ट है रिवाइज्ड, सिग्मोइड कोलन इज आल्सो इंक्लूडेड, इसको देख लेना। एंड वन मोर थिंग, जो आप आगे पढ़ोगे, सीकम इज ए ब्लाइंड सैक, ये आप आगे पढ़ोगे तो देखो यहाँ सिर्फ इतने पार्ट में सीकम है, उसके बाद असेंडिंग कोलन स्टार्ट होता है, और वर्मिफॉर्म एपेंडिक्स जो वेस्टिजियल होता है इट आल्सो अराइजेस फ्रॉम सीकम, ये भी आप यहीं से देख सकते हो, ठीक है। नाउ कंटिन्यूइंग आवर मेन डिस्कशन, देखो ऑरल कैविटी लीड्स इनटू शॉर्ट फेरिंग्स, देखा आपने डायग्राम से, विच सर्व्स एज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। देखो ये है ना फेरिंग्स, ये फेरिंग्स हैं, ठीक है, दिस इज फेरिंग्स। सो यहाँ से फूड आया और ऊपर से जो है नॉस्ट्रल से यहाँ से एयर आता है, सो इट इज़ अ कॉमन पैसेज। फेरिंग्स के बाद 2 पैसेजेस हैं, या तो ट्रैकिया में जाएगा या तो इसोफेगस में जाएगा। अगर एयर हुआ तो ट्रैकिया में जाएगा, अगर फूड हुआ तो किस में जाएगा, इसोफेगस में। यही यहाँ पे इसने कहा है दैट द फेरिंग्स सर्व एज ए
कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। द ईसोफेगस, उसके बाद द ईसोफेगस एंड ट्रैकिया, ट्रैकिया को विंड पाइप बोलते हैं, ओपन इनटू फेरिंग्स, देखा आपने, अ कार्टिलेजनस फ्लैप। सो पहली बात याद रखना है, कार्टिलेजनस फ्लैप होती हैं, कार्टिलेज की बनी हुई होती हैं, जिसका नाम है एपिग्लॉटिस। इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू ग्लॉटिस। ग्लॉटिस क्या है? ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ विंड पाइप। ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ विंड पाइप। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो है विंड पाइप की ओपनिंग फॉर, इसको ग्लॉटिस बोलते हैं, और इसके ऊपर एक कार्टिलेजनस फ्लैप होती है, कार्टिलेजनस फ्लैप, जिसका नाम है एपिग्लॉटिस। दैट एपिग्लॉटिस प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ फूड। दैट एपिग्लॉटिस, फॉर एग्जांपल ये अगर ओपनिंग है, जब यहाँ से फूड आ गया तो फूड अब ट्रैकिया में भी जा सकता है, ईसोफेगस में भी जा सकता है, बट उस टाइम ये जो एपिग्लॉटिस है इट कवर्स द ओपनिंग ऑफ दिस ट्रैकिया। ओपनिंग का नाम है ग्लॉटिस, ठीक है। सो इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ओपनिंग ऑफ द ट्रैकिया, दैट्स कॉल्ड ग्लॉटिस। सो फूड जो है वो ट्रैकिया में नहीं जाता, अदरवाइज वो ट्रैकिया में जाके लंग्स में जाएगा, निमोनिया कर सकता है, ठीक है। ड्यूरिंग स्वेलोइंग द ईसोफेगस इज अ थिन, पता है, लॉन्ग ट्यूब विच एक्सटेंड्स पोस्टीरियरली। देखो पोस्टीरियर है ना, एंटीरियरली क्या है? ट्रैकिया, पोस्टीरियरली ईसोफेगस, एक्सटेंड्स पोस्टीरियरली पासिंग थ्रू द नेक, थोरैक्स एंड डायफ्राम एंड लीड्स टू जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टमक। देखो ईसोफेगस कहाँ से आई? नेक से इसने एक्सटेंड किया नीचे की तरफ, नेक के बाद थोरैक्स कैविटी, उसके बाद डायफ्राम को पेयर्स किया, ये डायफ्राम रहा, उसके बाद जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर में इसने ओपन किया, जिसका नाम स्टमक है। नाउ ए मस्कुलर स्फिंक्टर, एक मस्कुलर स्फिंक्टर होता है, मस्कुलर स्फिंक्टर, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, regulates the opening of esophagus into stomach, right? Regulates the opening of esophagus into stomach. So आपने इस वाली डायग्राम में देखा, देखो यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है, इसके कहने का मतलब है यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है जो मसल्स का बना होता है, that regulates the opening of esophagus into the stomach, ठीक है। उसका नाम है गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। गैस्ट्रो स्टैंड्स फॉर स्टमक एंड इसोफेजियल स्टैंड्स फॉर इसोफेगस। सो नाम याद रखना easy है। The stomach is located in the upper left portion of abdominal cavity। देखो upper portion and left portion, upper left portion of abdominal cavity correlate कर लोगे आराम से, and has four major parts कौन कौन से हैं? कार्डियक, फंडिक, बॉडी एंड पायरोलिक, ठीक है। सो देखो इनको हम इस डायग्राम से समझेंगे। ईसोफेगस यहाँ से, ठीक है, ओपन हुई किस पार्ट में? कार्डियक पार्ट में। सो जिस पार्ट में ईसोफेगस ओपन होती है उसको कार्डियक पार्ट बोलते हैं, और जो अपर पार्ट होता है कार्डियक से ऊपर जो कॉनिकल शेप्ड होता है उसका नाम है फंडस। अब बॉडी जो है, बॉडी इज द मेन साइड, सो ये है मेन पार्ट ऑफ द स्टमक वेयर द डाइजेशन इज टेकिंग प्लेस, और पायरोलिक पार्ट होता है वो पार्ट विच ओपन्स इनटू द ड्यूडेनम, ठीक है। सो फंडस, कार्डियक, बॉडी, पायरोलिक, यही इस लाइन में बताया गया है। कार्डियक पोर्शन इनटू विच इसोफेगस ओपन्स, अभी देखा हमने, फंडिक रीजन, बॉडी, मेन सेंट्रल रीजन एंड पायरोलिक पोर्शन विच ओपन्स इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज ड्यूडेनम। नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विशेबल इनटू 3 रीजन्स। 10th से पता है, ड्यूडेनम सी शेप्ड जो होता है, उस डायग्राम से भी आप देखोगे भी ड्यूडेनम, लॉन्ग कॉइल्ड मिडल पोर्शन, सो लॉन्ग कॉइल्ड कौन होता है? जूजिनम एंड हाईली कॉइल्ड इलियम। सो ये देखो आप, सी शेप्ड ड्यूडेनम, कॉइल्ड जूजिनम एंड हाईली कॉइल्ड इलियम, ठीक। नाउ द ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू द ड्यूडेनम इज गार्डेड बाय पायरोलिक स्फिंक्टर। देखो जैसे आपने वहां पे पढ़ा ना अभी, that gastroesophageal sphincter guards that regulates the opening of esophagus into the stomach. Similarly आप यहाँ पे याद रखो that the opening of stomach into duodenum is guarded by another sphincter, और उस sphincter का नाम है pyrolyc sphincter. Pyrolyc part से, as pyrolyc part drains into this duodenum, therefore the sphincter is called pyrolyc sphincter. सो आप आराम से कोरिलेट कर सकते हो, आपको मतलब आइडिया मतलब आ रहा होगा। इट इज़ नॉट टफ टू मार्क द एनसीईआरटी, टू मेमोराइज द एनसीईआरटी। नाउ इलियम ओपन्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। जो इलियम है, इलियम लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होता है। इट कंसिस्ट्स ऑफ सीकम, कोलन एंड रेक्टम।
ठीक है। सो ये आपको याद रखना है, जैसे आपने स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ा 3 पार्ट्स कौन कौन से, ड्यूडेनम, जूजनम, इलियम। सिमिलरली आप पढ़ो, आप याद रखो लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट है, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। सीकम इज अ ब्लाइंड सैक which hosts symbiotic microorganisms. A narrow finger-like projection, vermiform appendix, which is a vestigial organ, arises from the cecum. The cecum opens into colon. Colon is divided into 4 parts: ascending, transverse, descending, sigmoid. The descending part opens into rectum, which opens through the anus. देखो इसको आप इस डायग्राम से देखो, यहाँ तक क्या था, यहाँ तक था इलियम, यहाँ तक इलियम था। अब इलियम ने ओपन किया फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, दैट इज सीकम। देखो सीकम डायग्राम पे ही दिखाया गया है, छोटा सा, इट इज अ ब्लाइंड सैक। क्या है? ब्लाइंड सैक। एंड सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट हियर। सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट हियर। एंड इसी सीकम से देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो कि वेस्टिजियल है, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, इट अराइजेस। उसके बाद कोलन के 3 टाइप्स, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइड कोलन, ये भी आपको इसी डायग्राम से याद रहेगा। सो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अब हमें मतलब ये पैराग्राफ याद रखना है। अगर आपने ये डायग्राम याद रख ली, सो आपने खुद ब खुद ये सारा जो थ्योरी यहाँ से दी हुई है ये आपने याद रख ली है। नाउ अब हम आएंगे जो एलिमेंट्री कैनाल का वाल है। यहाँ पे भी एक कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन बन सकता है, बहुत बार मैंने टेस्ट सीरीज में गलत किया था। देखो, द वाल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फॉर्म फ्रॉम ईसोफेगस टू रेक्टम पोजेसेस 4 वाल्स। सबसे कहर बात जो यहाँ पे है, दैट इज़ जो एलिमेंट्री कैनाल का वाल है। पहले हमने एलिमेंट्री कैनाल का एक्सटेंट पढ़ा था, वो कहाँ से हमने पढ़ा था? माउथ एनस। तो अब अगर हम जो वाल है एलिमेंट्री कैनाल का, वो भी हम पहले जो है, अगर आप अच्छे से कॉन्शियसली नहीं पढ़ोगे एनसीईआरटी, आपको लगेगा जो 4 लेयर्स होती हैं एलिमेंट्री कैनाल के वाल की, दैट इज़ ऑल्सो फ्रॉम माउथ एनस। बट रिमेंबर यहाँ पे दिया हुआ है फ्रॉम ईसोफेगस टू रेक्टम। सो जो 4 लेयर्स होते हैं, द 4 लेयर्स आर फ्रॉम esophagus to rectum. So no mouth, no anus, ठीक है, no pharynx, no buccal cavity. Wall of alimentary canal जो है that consists of 4 layers and the 4 layers are present from esophagus to rectum. और उनका नाम क्या है? Serosa, muscularis, submucosa and mucosa. सिरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर। देखो इससे पहले आप ये वाली डायग्राम पर देखो, ये है एलिमेंट्री कैनाल जो है उसका वाल जो है, उसकी 4 लेयर्स। देखो ये जो आउटर लेयर है ना, दिस इज सिरोसा, ठीक है। उसके बाद जो है, उसके बाद मस्कुलरिस लेयर है उसके अंदर, और मस्कुलरिस के अंदर है सब म्यूकोसा, म्यूकोसा के अंदर है म्यूकोसा, और उसके बाद ल्यूमिन है। ल्यूमिन मतलब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जहाँ से ये फूड पास होता है, ठीक है। अब देखो जो मस्कुलरिस है ना, मस्कुलरिस लेयर, मस्कुलरिस के इंटरन 2 यहाँ पे लेयर्स दिखाए गए हैं, इंटरनल सर्कुलर एंड आउटरनल लॉन्गिट्यूडनल। ये आप कैसे याद रखोगे? दैट सर्कुलर, इंटरनल एंड लॉन्गिट्यूडनल, आउटर। मैक्सिमम टर्म्स में आप देखोगे दे एंड विथ इक और ऑल, है ना। इक ऑल, इक का मतलब इनर सर्कुलर, ऑल का मतलब आउटर लॉन्गिट्यूडनल। नाउ आपने पढ़ा 4 लेयर्स होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के वाल में। एक होता है म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस, सिरोसा, अगर आप फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड जाओगे। अब मस्कुलरिस जो है, मस्कुलरिस में आपने पढ़ा 2 इंटरन मस्कुलर लेयर्स होती हैं, आउटर लॉन्गिट्यूडनल एंड इनर सर्कुलर। और कुछ जगह क्या होता है, कुछ जगह इस इन सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल लेयर में, इनके बीच में एक ओब्लिक लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। समटाइम्स ओब्लिक लेयर भी होती है प्रेजेंट इनके बीच में, और वो स्टमक में होती हैं। नाउ अब हम इनकी कंपोजिशन पढ़ेंगे, दैट सेरोसा किस चीज़ का बना हुआ है, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा इनकी किस चीज़ का बना हुआ है। सो हैव अ लुक। सेरोसा इज आउटर मोस्ट लेयर, अभी हमने देखा, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ थिन मेसोथीलियम। थिन मेसोथीलियम, मेसोथीलियम मतलब हो गए एपिथीलियम ऑफ विसरल ऑर्गन्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप स्टमक को ले लो, स्टमक इज अ विसरल ऑर्गन, सो जो इसकी आउटर कवरिंग होगी दैट इज सिरोसा। सो दैट सिरोसा, द एपिथीलियम ऑफ द विसरल ऑर्गन इज कॉल्ड मेसोथीलियम। So it is made up of mesothelium and some connective tissue, right? Clear? उसके बाद muscularis is formed with smooth muscles. Since
it is a visceral organ. The visceral organs are involved, therefore they have to be smooth muscles. Skeletal muscles नहीं हो सकती. And they are arranged in inner circular and outer longitudinal layer. अभी हमने देखा, अभी मैंने ये भी बोला था oblique muscle layer may be present in some regions. स्टोमक में होती हैं, बट आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि NCERT ने मेंशन ही नहीं किया है. अब submucosa is inner to the muscularis layer. It contains nerves, blood, lymph vessels. तो ये आप याद रखना, जो सब म्यूकोसा लेयर होती हैं, देखो यहाँ पे ये जो सब म्यूकोसा लेयर होती हैं, दिस सब म्यूकोसा लेयर, इसमें क्या होता है, इसमें होता है ब्लड वेसल्स. सो सप्लाई जो होती हैं ब्लड वेसल्स, इसमें लिम्फ वेसल्स होती हैं, इसमें नर्व्स होती हैं, ठीक है. सो सप्लाई जो है, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, वो किस में प्रेजेंट होती हैं, दैट इज प्रेजेंट इन द सब म्यूकोसा लेयर. और एक और चीज़, जो म्यूकोसा है ना, म्यूकोसा में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स आप पढ़ोगे, मैक्सिमम वो कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, वो होती है म्यूकोसा में. बट ड्यूडेनम में क्या होता है, ड्यूडेनम में सब म्यूकोसा में ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होता है. वो एक पॉइंट है ऐसा जो आपको याद रखना चाहिए, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है. देखो, इन ड्यूडेनम ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा. सो ड्यूडेनम में, सब म्यूकोसा में भी ग्लैंड्स हैं. अदरवाइज ग्लैंड्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, म्यूकोसा में. क्लियर. Now the innermost layer lining the lumen of alimentary canal is mucosa. This layer forms irregular fold. So ये जो म्यूकोसा है, जैसे कि आप इस डायग्राम से भी देख सकते हो, म्यूकोसा में देखो यहाँ पे भी इसने irregular folds दिखाए हैं, ऐसे है ना. So ये म्यूकोसा है, innermost layer, it forms irregular folds in stomach and finger-like foldings in small intestine. So जो ये foldings, irregular folds करता है, दिखाता है ये म्यूकोसा लेयर, उसको जो है अगर हम स्टोमक में देखें, स्टोमक में उसको बोलते हैं व्हाट, र्यूग. स्टोमक में उसका नाम र्यूग है, ठीक है. और अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन में देखें, दे आर कॉल्ड विलाई. सो द फोल्ड्स ऑफ द म्यूकोसा लेयर इन द स्टोमक आर कॉल्ड र्यूग एंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन दे आर कॉल्ड विलाई. और इस विलाई की सिग्निफिकेंस क्या है, इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है. सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया. The cells lining the villi produce numerous microscopic projections called macrovilli. ये आपको पता है, जो cells lining these irregular folds of mucosa, the villi, जो cells villi को कवर करती हैं, they form finger-like projections, जिनका नाम है microvilli, ठीक है. they are called microvilli. अभी मैंने बोला breast border appearance याद रखनी है. these modifications increase the surface area enormously. अभी बोला आपको. now ये जो villi होती हैं, ये आपको यहाँ से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. विलाई आर सप्लाइड बाय नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज. सिंस विलाई जो है, विलाई इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ द प्रोटीन्स, द अमीनो एसिड्स, ठीक है. अब क्या है, ये जो आपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो सिंपल फॉर्म्स हैं, ये जो आपने कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एग्जांपल एब्जॉर्ब किए, अब इनको ब्लड सप्लाई में मतलब ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि ब्लड ही इनको बाकी ऑर्गन्स, बाकी टिश्यूज़ के पास पहुँचाएगा. सो ये जो विलाई हैं, दे आर सप्लाइड बाय नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज. सो बहुत सारी कैपिलरीज जो हैं वो इनको सप्लाई कर रही होती हैं. एंड लार्ज लिम्फ वेसल कॉल्ड लैक्टियल. ये इसकी सिग्निफिकेंस आप ट्रांसपोर्ट में पढ़ोगे, सर्कुलेशन में पढ़ोगे. लैक्टियल क्यों होती है, लिम्फ वेसल क्यों होती है, इट इज़ फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट इन द फॉर्म ऑफ, आप देखोगे मतलब आगे काइलोमाइक्रा बनता है, फिर जो फैट है, फैट इज ट्रांसफर्ड थ्रू दिस लैक्टियल. सो आपको यहाँ पे सिर्फ याद रखना है, विलाई इज सप्लाइड बाय नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड ए लिम्फ वेसल कॉल्ड लैक्टियल. नाउ म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल्स. सो ये जो म्यूकोसा है, म्यूकोसा जो है यहाँ से, इसका ये जो एपिथेलियम है इनर साइड से, ये जो यहाँ से एपिथेलियम इसका बन गया, इसमें गॉबलेट सेल्स होती हैं. और वो गॉबलेट सेल्स का काम क्या होता है, दे सिक्रेट म्यूकस. सॉरी 1 मिनट. सो दे सिक्रेट म्यूकस. गॉबलेट सेल्स का फंक्शन क्या होता है, म्यूकस सिक्रेशन, ठीक है. गॉबलेट सेल्स का फंक्शन होता है म्यूकस सिक्रेशन. गॉबलेट सेल्स का फंक्शन म्यूकस सिक्रेशन. देखो, म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल्स विच सिक्रेट म्यूकस. और म्यूकस का काम क्या होता है, ल्यूब्रिकेशन. सो इट अलाउज, इट फैसिलिटेट्स इजी पैसेज ल्यूब्रिकेशन के जरिए. नाउ म्यूकोसा आल्सो फॉर्म्स ग्लैंड्स इन द स्टमक. अभी बोला था आपको, म्यूकोसा में मैक्सिमम ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं स्टमक में, दैट इज प्रेजेंट इन द म्यूकोसा लेयर. एंड द
क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कौन, क्रिप्ट्स इन बिटवीन द बेसिस ऑफ विलाई इन द इंटेस्टाइन्स, क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कौन, ठीक है। सो इन बिटवीन द विलाई, देखो यहाँ पे दिया हुआ है ये विलाई है, फॉर एग्जांपल दिस इज वन विलाई, this is another villi, this is in the small intestine, in between the villi look here is the gland present in the mucosa, it is called crypt। और इसकी एक एग्जांपल है क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कौन। सो ऑल द 4 लेयर्स शो मॉडिफिकेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अभी आपने देखा मतलब कोई किसी लेयर में किसी जगह पे कोई एक चीज़ प्रेजेंट होती है, सो ये इट्स एन अंडरस्टूड स्टेटमेंट। नाउ ये जो ये डायग्राम है आपको इसको भी आराम से लेबल करना पड़ेगा, इसको भी याद रखना पड़ेगा, इस वाली डायग्राम को। ये भी आ सकती हैं आपको एग्जाम में डायरेक्ट, और लेबलिंग पूछ सकते हैं वो। सबसे पहले ये तो आप पहले से अंडरस्टैंड कर लोगे दैट दिस इज़ अ विलाई, ठीक है। सो दिस इज़ अ विलाई, दिस इज़ आल्सो अ विलाई, दिस इज़ अ क्रिप्ट। और ये जो ये बीच में मोटी सी जो वेसल होती है रन कर रही है डाउनवर्ड्स, दिस इज़ लैक्टियल, ठीक है। अब कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है, और ये जो स्मॉल स्मॉल ऐसे अराउंड दिस विलाई, ये आपको पता है क्या पर। अब कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है, ये जो आर्टरी और वेन है, अपर वाली आर्टरी है या लोअर वाली वेन है, इसी में कन्फ्यूजन होता है। फॉर एग्जांपल वो आपको ऐसा क्वेश्चन देगा, लेबल इसको ए रखेगा, इसको बी रखेगा, ये नहीं दिया है आर्टरी और वेन, फिर दिया है ए ऑप्शन पहला वाला आर्टरी दूसरी वाली वेन, बी ऑप्शन पहला वाला वेन दूसरी वाली आर्टरी। तो तब आप वहाँ पे कंफ्यूज होते हो कि ऊपर वाली आर्टरी थी कि ऊपर वाली वेन थी। सो आप यहीं पे इसको याद रखना। मैक्सिमम बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये जो है टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन इस तरीके का गलत हो गया होगा। आप यहाँ पे याद रखना अपर इज आर्टरी, अपर इज आर्टरी, अपर आर्टरी, ठीक है, और वेन नीचे हैं। सो इस तरीके से आप इनकी लेबलिंग याद रखना। नाउ अब हमने एलिमेंट्री कैनाल को कंप्लीट कर लिया, अब हम जाएंगे ग्लैंड्स पे। एसोसिएटेड ग्लैंड्स जो हमने पढ़ी थी, पहले देखा था 2 कंपोनेंट्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। सो एलिमेंट्री कैनाल वी आर डन, नाउ वी विल मूव टू डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। So let us start. The digestive glands associated with the alimentary canal include salivary glands, the liver and pancreas. So salivary glands which are present in the mouth, the liver and the pancreas, they are also responsible, their secretions from these glands, they are responsible for the biochemical digestion. Saliva is mainly produced by 3 pair, so 3 pair of glands, salivary glands। याद रखना सिर्फ 3 glands नहीं होती। मैंने टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आया था नंबर ऑफ salivary glands present in the oral cavity, present in mouth। मैंने क्या वहाँ पे ए ऑप्शन था 3, बी ऑप्शन था 6, सी ऑप्शन था 9, डी ऑप्शन था 12। सो मैंने 3 मतलब फ्रीक्वेंटली सुना था तो मैंने 3 दे दिया, बट वहाँ यहाँ पे 3 पेयर था तो वहाँ पे ट्रिकी थोड़ा बनाया था उसने 6 दिया था। सो द टोटल नंबर इज 6, 3 पेयर। और ये कौन कौन से, पैरोटिड, सबमैक्सिलरी और सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल। तो इनकी पोजीशन आपको याद रखनी है। पैरोटिड इज प्रेजेंट इन द चीक, आपने उस डायग्राम से, इस वाली डायग्राम से आप याद रख सकते, देखो यहाँ पे चीक पे पैरोटिड ग्लैंड है, उसके बाद यहाँ से सबलिंगुअल ग्लैंड्स हैं बिलो द टंग, ठीक है। सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ये दूसरा टाइप है, इट इज़ प्रेजेंट इन द लोअर जा एंड द सबलिंगुअल बिलो द टंग। नाउ दीज ग्लैंड्स सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड ऑफ द बकल कैविटी सिक्रेट सलिवरी जूस इनटू द बकल कैविटी, सो देयर पोजीशन इज आउटसाइड बकल कैविटी। ऐसा नहीं है कि सलिवरी ग्लैंड्स आर लोकेटेड इन द, दे आर प्रेजेंट इन द बकल कैविटी, दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द बकल कैविटी बट दे पोर देयर सिक्रेशंस इन द बकल कैविटी, ठीक है। नाउ ये एक और चीज़ है, इट इज़ अ पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, it is to be remembered, liver is the largest gland of the body। देखो largest gland of the body, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है जनरल, the largest gland of the body is liver and इसका वेट क्या होता है 1.2 to 1.5 kg। ये अगर आप याद भी नहीं रखोगे चलेगा, बट liver is the largest gland of the body, ये आपको याद रखना है। It is situated in the abdominal cavity just below the diaphragm and has 2 lobes। पहले ही बोला था आपको उस डायग्राम पे, just below diaphragm के नीचे इस abdominal cavity में प्रेजेंट होता है और इसके 2 lobes हैं। सो आपको आसान होगा रिमेंबर रख करना अगर आप यहाँ से ही याद रखोगे। देखो लिवर के इसने 2 पार्ट्स दिखाए हैं इस डायग्राम में, ठीक है। द हिपैटिक लोब्यूल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। देखो आपने पढ़ा होगा जो हमारी किडनी है द फंक्शनल यूनिट इज नेफ्रॉन, जो हमारा नर्वस सिस्टम है द फंक्शनल यूनिट इज न्यूरॉन। सिमिलरली अगर हम लिवर की बात करें द फंक्शनल यूनिट इज ए हिपैटिक लोब्यूल। देखो क्या होता है, जो हिपैटिक सेल्स होती हैं, हिपैटोसाइट्स होती हैं, हिपैटोसेल्स आर
प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स, ठीक है, दे फॉर्म कॉर्ड्स। ना ये बहुत सारी हिपेटोसाइट्स हैं, इन्होंने कॉर्ड बनाया, इस कॉर्ड का नाम क्या है, हिपैटिक लोब्यूल, हिपैटिक लोब्यूल। और ये जो हिपैटिक लोब्यूल्स होते हैं दे आर कवर्ड बाय अ कनेक्टिव टिश्यू शीथ, और इसका नाम है ग्लिसन्स कैप्सूल, ग्लिसन कैप्सूल, ठीक है, यही आप पढ़ोगे। द हिपैटिक लोब्यूल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लिवर containing hepatic cells arranged in the form of cords. So hepatocytes are present in the form of cords, they form hepatic lobule. Hepatic lobule is the functional and structural unit of liver. Each lobule is covered by thin connective tissue sheath called Gleason's capsule. ये भी क्वेश्चन आ सकता है, बन सकता है यहाँ पे। The bile secreted by the hepatic cells pass through the hepatic ducts and is stored and concentrated in a थिन मस्कुलर सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। तो आपने क्या अब यहाँ पे याद रखा, द बाइल जो होता है, जो बाइल सिक्रेट होता है, दैट इज सिक्रेटेड बाय द हिपैटिक सेल्स, हिपैटोसाइट्स, एंड इट पासेस थ्रू द हिपैटिक डक्ट्स। सो बाइल सिक्रेशन इज डन बाय द हिपैटिक सेल्स बट इट इज स्टोर्ड एंड कंसंट्रेटेड इन द गॉल ब्लैडर। यहाँ पे आप देखोगे, देखो ये हिपैटिक डक्ट्स हैं, डक्ट्स फ्रॉम द लिवर, यहाँ से जाता है बाइल कहाँ, गॉल ब्लैडर में। सो गॉल ब्लैडर की क्या फंक्शन है, स्टोरेज एंड कंसंट्रेशन ऑफ बाइल, ठीक है, स्टोरेज एंड कंसंट्रेशन ऑफ बाइल। द डक्ट्स ऑफ गॉल ब्लैडर, सो जो गॉल ब्लैडर के डक्ट्स हैं इनका नाम क्या है, सिस्टिक डक्ट, cystic duct along with the hepatic duct from the liver forms a common bile duct। ये भी आप अभी डायग्राम से देखोगे, the bile duct and the pancreatic duct open together in the duodenum as the common hepatopancreatic duct which is guarded by a sphincter called sphincter of Oddi। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है देखो यहाँ से आ गई दो लोब से दो हिपैटिक डक्ट्स, ठीक है, अब यहाँ से सिस्टिक डक्ट आ गया, डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर, दिस इज कॉल्ड सिस्टिक डक्ट। सो ये दोनों आपस में ज्वाइन हो गए एंड दे कंटिन्यूड फॉरवर्ड। सो इन्होंने क्या बनाया, कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट अब जब यहाँ से आ गया तो यहाँ से देखो पैनक्रियाटिक डक्ट भी आ गया। नाउ दिस पैनक्रियाटिक डक्ट ज्वाइन्स विद द कॉमन बाइल डक्ट एंड इट फॉर्म्स हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट एंड द ओपनिंग ऑफ द हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। देखो यहाँ पर ये होता है ना ओपन, किस में, ड्यूडेनम में। अब ये ओपनिंग जो है ना, हियर इज स्फिंक्टर दैट इज कॉल्ड स्फिंक्टर ऑफ ऑडी, ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द पैनक्रियाज इज अ कंपाउंड। पैनक्रियाज आपको पता है कंपाउंड ग्लैंड होता है, इट इज अ हेटेरोक्राइन, इट इज बोथ एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन, उसी का मतलब होता है कंपाउंड। एंड elongated organ situated between the limbs of the C-shaped duodenum। उसी डायग्राम में पहला जो एलिमेंट्री कैनाल की डायग्राम है उसी पे मैंने आपको दिखाया था C-shaped duodenum, between the two limbs of that C there is present a leaf-like structure called pancreas। the exocrine part, जो exocrine part होगा, जो एंजाइम सिक्रेट करेगा, that secretes an alkaline पैनक्रियाटिक जूस। सो जो ये एंजाइम सिक्रेट होंगे पैनक्रिया से, एक्सोक्राइन पार्ट से, दैट इज द पैनक्रियाटिक जूस। जो पैनक्रियाटिक जूस है उसका पीएच जो है वो अल्कलाइन होगा, बेसिक होगा, कंटेनिंग एंजाइम्स एंड एंडोक्राइन पार्ट, जो हार्मोन सिक्रेटिंग पार्ट है, दैट सिक्रेट्स इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। वो हम देखेंगे किस में, एंडोक्राइन फिजियोलॉजी में, ठीक है, जहाँ पे हम ग्लैंड्स पढ़ेंगे। ना आपने ये वाली डायग्राम भी अच्छे से देखी, अच्छे से लेबल की। सो इस वाली डायग्राम से भी क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम पढ़ेंगे बेसिक मैकेनिज्म, जनरल मैकेनिज्म ऑफ द डाइजेशन ऑफ फूड। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज अकम्प्लिश्ड बाय केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस, मैकेनिकल एंड केमिकल, पहले ही बोला था मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल। नाउ द बकल कैविटी परफॉर्म्स टू मेजर फंक्शंस, मैस्टिकेशन ऑफ फूड, ऑब्वियसली जो हम चबाते हैं, फैसिलिटेशन ऑफ स्वेलोइंग, ऑब्वियसली हम उसके बाद बकल कैविटी का काम क्या होता है, एक चबाना फूड को, उसके बाद उसको स्वेलो करना। नाउ द टीथ एंड द टंग विद द हेल्प ऑफ सलाइवा मैस्टिकेट एंड मिक्स ऑफ फूड थॉरोली, टीथ एंड द टंग विद द हेल्प ऑफ सलाइवा मिक्स ऑफ द फूड, ठीक है, जनरल सी बात है।
म्यूकस इन द सलाइवा हेल्प्स इन लुब्रिकेटिंग एंड एडहरिंग फूड पार्टिकल्स इनटू अ बोलस। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो सलाइवा सीक्रेट हुआ ना, सलाइवा हेल्प्स इन लुब्रिकेशन ऑफ द फूड एंड एडहरिंग द पार्टिकल्स। मतलब अगर हमने ऐसे ग़िज़ा खाया तो उसका एक स्ट्रक्चर जैसा बनता है मुंह में आफ्टर मैस्टिकेशन, और उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बोलस। आफ्टर मैस्टिकेशन द फूड इज कॉल्ड बोलस। बोलस इज देन कन्वेड इनटू द फेरिंग्स एंड देन इनटू इसोफेगस। सो आपको पैसेज तो याद रहा ही होगा जो हमने डायग्राम पढ़ी थी, बकल कैविटी के बाद फेरिंग्स, उसके बाद इसोफेगस बाय द स्वेलोइंग और डिगल्टेशन। सो यहाँ पे जो ये हाईलाइटेड है डिगल्टेशन, डिगल्टेशन इसका आपको याद रखना है, डिगल्टेशन इज द अनदर टर्म फॉर स्वेलोइंग। द बोलस फर्दर passes down through the esophagus by successive waves of contraction called peristalsis. So जो ये मूवमेंट होती है of this bolus in the esophagus, that is by successive waves of muscular contraction called peristalsis. So peristaltic movement क्या होता है? peristaltic movement होता है अगर आपके पास एक ट्यूब है, फॉर एग्जांपल ये आपका एक ट्यूब है, ठीक है। अब यहाँ पे एक फूड पार्टिकल है, फॉर एग्जांपल क्या होगा, जो ये वाला पार्ट है अबो द पार्ट अबो दिस, इसकी कंस्ट्रक्शन होगी, इसकी कंस्ट्रक्शन होगी और इसकी डायलेटेशन होगी। उसके बाद इसकी वजह से क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा। उसके बाद इस वाले पार्ट की कंस्ट्रक्शन होगी, इस वाले पार्ट की डायलेटेशन होगी। इसीलिए इसी तरह सक्सेसिव वेव्स ऑफ मस्कुलर कंस्ट्रक्शन से ये जो है फूड नीचे आता है, एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। Peristalsis is the successive waves of muscular contraction. Now the gastroesophageal sphincter जो आपने इस पीछे पढ़ा था, controls the passage of food into the stomach। सही, जो सलाइवा सीक्रेट होता है ऑरल कैविटी में, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं। कौन कौन सी? सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट, ठीक है। सो ये तो हमारे टाइम पे भी हार्डली पूछा जाता था इलेक्ट्रोलाइट्स, बट क्लोरीन मेजर है, क्लोरीन का क्वेश्चन पूछा गया है। एंड एंजाइम्स का पूछा गया है, एंजाइम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन सा? सिल्वरी एमाइलेज एंड लाइसोजाइम। सो जो सलाइवा होता है हमारा, उसमें एक तो इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं और दूसरी चीज़ उनमें एंजाइम्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, वाइल एज द एंजाइम्स इंक्लूड सिल्वरी एमाइलेज। सिल्वरी एमाइलेज का फंक्शन क्या होता है? हाइड्रोलिसिस ऑफ द स्टार्च। और लाइसोजाइम का फंक्शन क्या होता है? इट इज बैक्टीरियोसाइडल, इट इज एंटीबैक्टीरियल, ठीक है। नाउ द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड इन द ऑरल कैविटी। सो सिंस ऑरल कैविटी में ही स्टार्च हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम सिल्वरी एमाइलेज प्रेजेंट हैं, देयरफॉर केमिकल डाइजेशन जो है, द डाइजेशन विच इज मीडिएटेड बाय द एंजाइम्स, वो कहाँ पे स्टार्ट होती हैं? दैट इज स्टार्टेड इन द इनिशिएटेड इन द ऑरल कैविटी बाय द हाइड्रोलाइटिक एक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट एंजाइम स्प्लिटिंग एंजाइम द सिल्वरी एमाइलेज, जो आपने ऊपर पढ़ा, ठीक है। सो what is worth to remember here, about 30% of the starch is hydrolyzed here by the enzyme and optimum pH for its action is 6.8 interdisaccharide maltose। मतलब जब हम खाते हैं स्टार्च लेते हैं, 30% of that starch is hydrolyzed into maltose in the mouth, in the buccal cavity itself। और जो pH होता है ऑप्टिमम pH, दैट इज 6.8। सो माउथ में ऑप्टिमम pH क्या होता है? 6.8। सो ये इक्वेशन आप याद रखना, स्टार्च इनटू माल्टोज, माल्टोज इज अ डाइसैकराइड, ठीक है। और सिल्वरी एमाइलेज द एंजाइम, pH इज 6.8। लाइसोजाइम मैंने आपको पहले ही बोला, इज एंटीबैक्टीरियल एजेंट एंड प्रिवेंट्स इन्फेक्शंस, सही। The mucus of stomach has gastric glands। पीछे पढ़ा था हमने mucus of stomach has gastric glands। और gastric gland जो है, यहाँ पे 3 टाइप्स की सेल्स होती हैं। 3 मेजर टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड। सो इनको याद रखना, यहाँ से कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन आता है, बहुत कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन। सो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको ये चीज़ बता दूंगा दैट जो स्टमक होता है, स्टमक में प्राइम फंक्शन क्या होती है, प्राइम डाइजेशन किन चीज़ों की होती है? प्राइम डाइजेशन प्रोटीन्स की होती है। ये आपने ये सुना होगा, और अगर नहीं पता आपको अभी तक, तो ये आप याद रखो दैट स्टमक इज द prime site for the digestion of proteins। So chief function of the stomach is proteins। Now जो 3 types of cells हैं, उनमें से chief cells जो होंगी, chief cells और peptic cells, वो कौन सा एंजाइम, चीफली कौन सा एंजाइम सीक्रेट होगा? दैट इज प्रोटीन डाइजेस्टिंग। सो प्रो एंजाइम मतलब इनएक्टिव फॉर्म, पेप्सिनोजन इज सीक्रेटेड बाय द चीफ सेल्स। म्यूकस नेक्स्ट सेल्स सीक्रेट म्यूकस, ये तो आपको आराम से याद रहेगा, बट आपको कंफ्यूज हो जाओगे अगर आपको पूछा जाएगा प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन इज रिलीज्ड बाय ए चीफ सेल्स, बी पैराइटल सेल्स, सी म्यूकस। तो आपको पता है म्यूकस नेक्स्ट सेल्स नहीं आएगा, बट मे बी आप चीफ सेल्स और पैराइटल सेल्स में वहाँ पे
कंफ्यूज हो जाओगे। ऑक्जेंटिक सेल्स तो आपको याद रहेगा, ऑक्जेंटिक इज समथिंग रेफर टू इट रिलेट्स विद द माइंड, रिलेट्स इट विद द एसिड, सो वो तो आपको याद रहेगा। बट पैराइटल सेल्स और चीफ सेल्स में आपको बहुत कंफ्यूजन होता है। आपको इस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए पहले ये याद रखना है दैट स्टमक में मेन चीज़ जो है, मेन डाइजेशन प्रोटीन्स की होती हैं। सो चीफ सेल्स जो हैं, चीफ सेल्स का फंक्शन होगा प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम सिक्रेट करना। और पेप्टिक सेल्स इनका दूसरा नाम है, वो आप आराम से कोरिलेट कर सकते हो। एंड पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स, ठीक है। पैराइटल सेल्स और ऑक्जेंटिक सेल्स विच सिक्रेट HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर responsible for the absorption of vitamin B12, that is called Cassell's intrinsic factor, ठीक है। सो ये आप याद रखोगे, थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड। वन इज म्यूकस नेक सेल्स, अदर इज चीफ सेल्स, एंड थर्ड इज ऑक्जेंटिक सेल्स। चीफ सेल्स आर आल्सो कॉल्ड पेप्टिक सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स आर आल्सो कॉल्ड पैराइटल सेल्स। म्यूकस नेक सेल्स जो है वो म्यूकस सिक्रेट करती हैं। चीफ सेल्स आर आल्सो कॉल्ड पेप्टिक सेल्स, दे सिक्रेट proenzyme pepsinogen, and the third that is called oxyntic cells or parietal cells, they secrete the HCl and also what, Cassell's intrinsic factor। Cassell's intrinsic factor की function ये होती है that is responsible for the absorption of vitamin B12, ठीक है। आगे जाके आप पढ़ोगे विटामिन B12 इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मैचुरेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। सो अगर कैसेल्स इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 नहीं होगा, उससे पर्निशियस एनीमिया होता है, ठीक है। Now moving forward, the stomach stores the food for 4 to 5 hours. Simple. The food mixes thoroughly with the acidic gastric juice, obviously of the stomach, by the churning movement. Gastric juice acidic क्यों है? Due to HCl, ठीक है। Churning movements of its muscular wall and is called chyme। जैसे आपने वहाँ पे माउथ में बोला था, बकल कैविटी में बोला था that जब बकल कैविटी when there is mastication of the food, the mixing of the saliva with the food, the resulting structure of the food results into, that is called bolus। Similarly जब यहाँ पे action of these acidic गैस्ट्रिक जूस होती हैं इस फूड पे और इसकी थॉरो मिक्सिंग होती है, उसके बाद जो हमें रिजल्टेंट मिलता है दैट इज कॉल्ड काइम। द फूड हियर इज कॉल्ड काइम। द प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन, जो अब पेप्टिक सेल्स या चीफ सेल्स ने प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पेप्सिनोजन सिक्रेट किया था, ये इनएक्टिव था। नाउ अपॉन एक्सपोजर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू एक्टिव एंजाइम पेप्सिन। सो एक्टिव एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन। इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम पेप्सिनोजन अपॉन एक्सपोजर टू HCl। The proteolytic enzyme of the stomach, obviously, pepsin converts proteins into proteose and peptones। मतलब proteins higher units हैं, it is degraded into smaller units, protease and peptones, which are actually peptides, ठीक है। The mucus and bicarbonate present in the gastric juice plays an important role in lubrication and protection of the mucus epithelium from the excoriation। excoriation मतलब हो गया erosion by highly concentrated HCl। जो HCl है, इट इज़ हाईली एसिडिक, इसका pH 1.8 होता है। सो बहुत चांसेस हैं कि ये जो म्यूकस होगा, म्यूकोसल वाल होगी, इंटरनल लेयर ऑफ द स्टमक होगी, वो इसको डिग्रेड कर देगा। वहाँ पे फंक्शन आती है म्यूकस नेक सेल्स की। म्यूकस और बाइकार्बोनेट जो प्रेजेंट होता है इस गैस्ट्रिक जूस में, वो इस म्यूकस को बचाता है, ठीक है। वो इस म्यूकोसल मेम्ब्रेन को बचाती है, म्यूकोसल एपिथेलियम को बचाता है फ्रॉम द इरोजन फ्रॉम HCl। HCl प्रोड्यूस एन एसिडिक pH दैट इज 1.8 ऑप्टिमल फॉर पेप्सिन। देखो आपने पढ़ा बकल कैविटी में सिल्वरी एमाइलेज के लिए ऑप्टिमम pH द pH एट विच इट इज मैक्सिमली फंक्शनल। सो बकल कैविटी में सिल्वरी एमाइलेज के लिए क्या है? 6.8। उसके बाद स्टमक में पेप्सिन के लिए क्या है? 1.8। इसके बाद आप पढ़ोगे स्मॉल इंटेस्टाइन्स में, हियर द मैक्सिमम ऑप्टिमम pH इज बेसिक, दैट इज समथिंग 7.4, ठीक है। Now moving forward, renin is a proteolytic enzyme। Renin is also a proteolytic enzyme found in the gastric juice of infants, which helps in digestion of milk proteins। Small amount of lipase are also secreted by the gastric glands। मतलब renin एक और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, बट इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन द इन्फेंट्स की गैस्ट्रिक जूस में होता है, और इसका फंक्शन होता है मिल्क प्रोटीन्स की डिग्रेडेशन, एंड आल्सो सम स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज इज आल्सो सिक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक जूस। अब यहाँ पे आपको याद रखने वाली चीज़ क्या है? दैट इज द स्पेलिंग ऑफ दिस रेनिन। यहाँ पे क्या है? NN। ये हो गया ये वाला रेनिन, मतलब एंजाइम, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स। आगे जाके आप पढ़ोगे एक्सक्रीशन में, आप पढ़ोगे रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, वहाँ पे RE एनायन है, ठीक है, वो दूसरा फिनोमेना है। सो RE एनायन वो वाला BP रेगुलेशन के लिए आप आगे पढ़ोगे, तो यहाँ पे जो रेनिन है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, यहाँ पे आप याद रखें यहाँ पे 2 N है। सो स्पेलिंग के बेसिस पे भी क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है।
Now moving forward, various types of movements are generated by the muscular layer of small intestines. ठीक है, simple. These movements help in thorough mixing up of the food with the various secretions in the intestine and thereby facilitate digestion. So in movements का function ये होता है, it helps in the movements initiated by the intestinal wall. It helps in the mixing of the food with the enzymes. ठीक है. The bile from liver, pancreatic juice from pancreas, and intestinal juice from the intestinal epithelium are the secretions released into the small intestines. ठीक है. Pancreatic juice and bile are released through the hepatopancreatic duct. Obviously, पिछली वाली डायग्राम आप याद करो. The pancreatic juice contains inactive enzymes. Inactive enzymes होते हैं प्रेजेंट किस में? पैनक्रेटिक जूस में. और सबसे पहले आप याद रखना वो 6 होते हैं. दे आर 6 इन नंबर. कौन कौन सा? ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, एमाइलेज, लाइपेज एंड न्यूक्लियस. लाइपेज, न्यूक्लियस, एमाइलेज, ये आप याद रखना. ये दूसरी जगह भी सीक्रेट होते हैं. फॉर एग्जांपल एमाइलेज आपने देखा, एमाइलेज इज आल्सो सीक्रेटेड बाय द salivary glands. Lipase is also secreted by in small amounts by what? Stomach. Nucleus is present in this pancreatic juice only. Now ये जो 6 के 6 एंजाइम्स हैं कौन सा? ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस. दे आर इनएक्टिव. याद रखना वो दे आर इनएक्टिव. अब इनमें ये जो ट्रिप्सिनोजन वाला है, ट्रिप्सिनोजन भाई साहब जो हैं, इट इज़ एक्टिवेटेड बाय एन एंजाइम. इट इज़ further activated by another enzyme. देखो, activated by an enzyme enterokinase. So enterokinase is an enzyme which activates what? Trypsinogen, and this enterokinase is secreted by the intestinal mucosa and it converts trypsinogen into active trypsin. ठीक है. अब ये जो ट्रिप्सिन बन गया, ये बाकी जो 5 एंजाइम्स हैं पैनक्रियाटिक जूस के जो इनएक्टिव हैं उनको एक्टिवेट कर देता है. वही लिखा है विच इन टर्न एक्टिवेट्स अदर एंजाइम्स इन द पैनक्रियाटिक जूस. ठीक है. सो एंटेरोकाइनेज आया फ्रॉम द इंटेस्टाइनल म्यूकोसल सेल्स, उसने ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट किया और ये जो एक्टिवेटेड ट्रिप्सिन है उसने बाकी 5 एंजाइम्स जो थे प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, काइमोट्रिप्सिनोजन, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस, उनको एक्टिवेट किया. ठीक है. द बाइल रिलीज्ड इन द ड्यूडेनम कंटेन्स बाइल पिगमेंट्स. सो जो बाइल सीक्रेट हुआ उसमें बाइल पिगमेंट्स होते हैं. बाइल पिगमेंट कौन सा है? बिलिरुबिन एंड बिलिवेरिडिन. बाइल साल्ट्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, बट नो एंजाइम. देखो ये जो है ना बाइल साल्ट्स, कोलेस्ट्रॉल, चीज़ें तो बहुत हैं इसमें. बाइल साल्ट्स भी हैं, बाइल पिगमेंट्स में, कोलेस्ट्रॉल भी है, फॉस्फोलिपिड में, बट एंजाइम कोई नहीं है. सो यहाँ पे कंफ्यूज कर देता है एग्जामिनर दैट विच ऑफ द फॉलोइंग. फॉर एग्जाम्पल वो ऐसे क्वेश्चन देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द बाइल. पहले देगा बाइल साल्टस, कोलेस्ट्रॉल देगा, फॉस्फोलिपिड देगा, उसने लाइपेज भी दे दिया. सो हमारे दिमाग में पहले ही होता है दैट बाइल साल्टस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? बाइल साल्टस, बाइल पिगमेंट्स, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स. तो हमारा दिमाग फॉर अ सेकंड ये सोच लेता है दैट एंजाइम इज आल्सो, लाइपेज भी इसमें होगा. बट ये आपको स्पेसिफिकली याद रखना है दैट नो एंजाइम इज प्रेजेंट इन द बाइल. ठीक है. एनसीईआरटी ने दिया है नो एंजाइम एवर इज प्रेजेंट इन द बाइल. ना बाइल हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, पता है, दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स इनटू वेरी स्मॉल मिसल्स. इसकी सिग्निफिकेंस क्या होते हैं इमल्सिफिकेशन की? सरफेस एरिया इंक्रीज होना, रिलेटिव सरफेस एरिया. बाइल आल्सो एक्टिवेट्स लाइपेज सिंस इट डज नॉट कंटेन लाइपेज बट इट एक्टिवेट्स लाइपेज. ठीक है. आफ्टर दैट द इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल्स. जैसे आपने देखा था ऊपर गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होती है म्यूकोसा में विच सीक्रेट म्यूकस. सिक्रेशंस ऑफ द ब्रेस्ट बॉर्डर सेल्स ऑफ द म्यूकस अलॉन्ग विद द सिक्रेशंस ऑफ गॉबलेट सेल्स. ब्रेस्ट बॉर्डर सेल्स आपने देखा था ना विलाई के, माइक्रोविलाई. सो ब्रेस्ट बॉर्डर सेल्स की सिक्रेशन अलॉन्ग विद द गॉबलेट सेल्स की सिक्रेशन दैट कॉन्स्टिट्यूट इंटेस्टाइनल जूस. इंटेस्टाइनल जूस का एक और नाम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज सकस एंटेरिकस. सकस एंटेरिकस. दिस जूस कंटेन्स अ वैरायटी ऑफ एंजाइम्स लाइक डाइसैकेराइडेजेस. फॉर एग्जाम्पल माल्टेज आपने माल्टोज आपने पहले ही देखा था, माल्टोज इज डाइसैकेराइड. सो दैट डाइसैकेराइड डिग्रेडिंग एंजाइम इज माल्टेज, डाइपेप्टाइडेज, लाइपेज, न्यूक्लियोसाइडेज. देखो लाइपेज यहाँ पे भी है, किस में? सकस एंटेरिकस में भी, और लाइपेज पैनक्रियाटिक जूस में भी है. बट न्यूक्लियस, ये याद रखना, न्यूक्लियस इज ओनली एंड ओनली प्रेजेंट वेयर? न्यूक्लियस इज ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस. ठीक है. एमाइलेज तो सिल्वरी एमाइलेज भी था, लाइपेज
पैनक्रियाटिक जूस में भी है, सकस एंटेरिकस में भी है, बट न्यूक्लियस इज ओनली एंड ओनली प्रेजेंट वेयर, इट इज ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस. And in succus entericus there is nucleosides, there is not nucleus, it is nucleosides. तो आप आगे देखोगे दैट न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस डीएनए आरएनए को कन्वर्ट करता है न्यूक्लियोटाइड्स में या न्यूक्लियोसाइड्स में. उसके बाद न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स वो उनको फर्दर जो है डिग्रेड करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स को. ठीक है. द म्यूकस अलॉन्ग विद बाइकार्बोनेट, जो म्यूकस और बाइकार्बोनेट है फ्रॉम द पैनक्रियास प्रोटेक्ट द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा फ्रॉम एसिड एज वेल एज प्रोवाइड अल्कलाइन मीडियम. सो पहले ही बोला था मैंने आपको इंटेस्टाइन्स में अल्कलाइन मीडियम चाहिए होता है. pH 7.8, मैंने 7.4 बोला था, सॉरी 7.8 फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज. ठीक है. सब म्यूकोसल ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड, हमने पढ़ा था ना मॉडिफिकेशंस ऑफ द वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, हमने पढ़ा था म्यूकोसा में ग्लैंड्स होती हैं, बट सब म्यूकोसा में सिर्फ ड्यूडेनम में ग्लैंड होता है प्रेजेंट. वो कौन सा था? ब्रूनर्स ग्लैंड इज दैट. और ब्रूनर्स ग्लैंड की फंक्शन क्या है वो यहाँ पे आ गई. इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द अल्कलाइन pH इन द इंटेस्टाइन्स. ठीक है. तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया म्यूकस अलॉन्ग विद बाइकार्बोनेट. म्यूकस जो है, और देखो जो पैनक्रियाटिक जूस है उसमें भी म्यूकस और बाइकार्बोनेट होता है. ठीक है. उसका काम क्या होता है? उसका काम ये होता है जब कायम आ गया, फॉर एग्जांपल जब कायम आ गया स्टमक से, सो उस कायम में एसिड भी होगा क्योंकि वो एसिडिक गैस्ट्रिक जूस से मिक्स हुआ था. अब जब वो पहले पार्ट ड्यूडेनम में जाएगा, सो देयर आर चांसेस कि ये ड्यूडेनम को एक्सकोरिएट करे, इसका इरोजन करे. सो इन ऑर्डर टू काउंटर दैट पैनक्रियाटिक जूस में बाइकार्बोनेट और म्यूकस होता है. जैसे हमने पहले पढ़ा था स्टमक में भी बाइकार्बोनेट एंड म्यूकस होता है. ठीक है. और इस बाइकार्बोनेट और म्यूकस जो होता है पैनक्रिया से, एक तो ये बचाता है किससे? एक तो बचाता है ये फ्रॉम द HCl present in the chyme, and secondly it helps to maintain alkaline pH which is very important for action of enzymes in the small intestines. ठीक है. तो अब आपने याद क्या रखा? देखो अगर आप यहाँ पे थोड़ा समराइज करोगे, बकल कैविटी, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन्स, ऑप्टिमम pH यहाँ पे क्या था? 6.8, यहाँ पे क्या था? 1.8, यहाँ पे था 7.8. सो ऐसे आप इससे भी आपको एक क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है. सो लेट अस मूव फर्दर. ये जो यहाँ पे दी हुई हैं इक्वेशंस, ये आपको याद रखनी है, काफ़ी सिंपल है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो. प्रोटीन्स, प्रोटियोज एंड पेप्टोन्स, आपने पढ़ा था ना. प्रोटियोज एंड पेप्टोन्स पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स होते हैं इन द काइम. रीचिंग द इंटेस्टाइन्स आर एक्टिवेटेड बाय द प्रोटीओलाइटिक एंजाइम पैनक्रियाटिक जूस एज गिवन बिलो. देखो जो प्रोटीन्स, पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस होंगे, दे आर एक्टेड बाय ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेज and are converted into dipeptides. This happens in the small intestine due to pancreatic juice. ठीक है. सो पैनक्रियाटिक जूस में 3 प्रोटीओलाइटिक एंजाइम्स थे आउट ऑफ द 6. कौन सा? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज. उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स इन द काइम आर हाइड्रोलाइज्ड बाय पैनक्रियाटिक एमाइलेज, जो पढ़ा था, इनटू डाइसैकेराइड्स. सो आपने पहले ही पढ़ा था 30% कहाँ पे होता है? बकल कैविटी में, और 70% कहाँ पे होगा? ड्यू टू दिस सेलिवरी एमाइलेज, ड्यू टू दिस पैनक्रियाटिक एमाइलेज. वो सेलिवरी एमाइलेज था, पैनक्रियाटिक एमाइलेज है. नाउ फैट्स आर ब्रोकन डाउन बाय लाइपेज with the help of bile into di and monoglycerides. देखो लाइपेज into diglycerides और monoglycerides. सो ये वाली चीज़ें जो हैं. उसके बाद न्यूक्लियस भी किस में प्रेजेंट था? पैनक्रियाटिक जूस में. एक्ट्स ऑन न्यूक्लिक एसिड्स, DNA RNA टू फॉर्म न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स. देखो न्यूक्लियोसाइड. सो ये वाला जो पार्ट है, इट इज़ ड्यू टू पैनक्रियाटिक जूस. ठीक है. उसके बाद जो यहाँ से एंड प्रोडक्ट्स आए, द एंड प्रोडक्ट्स आर एक्टेड अपॉन बाय सकस एंटेरिकस, और एब्जॉर्बेबल फार्म्स वहाँ से बनती हैं. द एंजाइम्स इन सकस एंटेरिकस act on the end products of aboreaction to form respective simple absorbable forms. These final steps in digestion occur very close to mucosal epithelium, obviously of the intestine. So mucosa जो होता है उसके close ये take place होती हैं. देखो अब जो डाइपेप्टाइड्स यहाँ से बनी थी, जो तो trypsin, chymotrypsin, carboxypeptide, they are acted by dipeptides present in succus entericus. बन गया ना अमीनो एसिड. सिमिलरली माल्टोज को माल्टेज से ग्लूकोज, लैक्टेज ग्लूकोज गैलेक्टोज, सक्रोज सक्रेज, ग्लूकोज फ्रैक्टोज. सो यहाँ से आप ये भी याद रख सकते हो कि माल्टोज इज फॉर्म्ड ऑफ ग्लूकोज और ग्लूकोज, लैक्टोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, वाइल सक्रोज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज. ये आप
बायोमॉलिक्यूल्स में भी पढ़ोगे, अगर जो टेक्स्ट है हमारी एनसीईआरटी की बायो की, उसमें उतना नहीं दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स, बट जो 12th की है केमिस्ट्री की टेक्स्ट सेकंड पार्ट, उसमें बायोमॉलिक्यूल्स में डिटेल्ड दिया गया है ये सब, ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड्स आर एक्टेड अपॉन बाय द न्यूक्लियोटाइडेज इनटू न्यूक्लियोसाइड्स, देन बाय न्यूक्लियोसाइडेज इनटू शुगर एंड बेस, ठीक है। डाई एंड मोनोग्लाइसराइड्स अगेन बाय लाइपेजेस इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। सो इन शॉर्ट आपको ये याद रखना है कि पैनक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं और सकस एंटेरिकस में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं। उसके बाद आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि वायर विच स्टेप इज टेकिंग प्लेस। बस ये आप ग्रॉस लेवल पे याद रखना, सिंस सकस एंटेरिकस is secreted late, it is secreted later than the pancreatic juice, therefore simpler absorbable forms they are formed by the succus entericus, ठीक है। After this the breakdown of macromolecules mentioned above occur in the duodenum। So ये किस पार्ट में हो रहा है, ये duodenum पार्ट में हो रहा है, पहले पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में। The simple substances, जो अब यहाँ से simple substances बने, they are absorbed in the jejunum and ileum regions। So जो दूसरा और तीसरा पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो आपने पहले पढ़ा था कॉइलेड एंड हाईली कॉइलेड, उस वाले पार्ट में एब्जॉर्प्शन होती है, और जो अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस होंगे वो लार्ज इंटेस्टाइन्स में चली जाती हैं। सिंपल। सो डाइजेशन जो एंड है, डाइजेशन का एंड ड्यूडेनम में होता है, जूजनम और इलियम में सिर्फ क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, और जो अनडाइजेस्टेड है वो लार्ज इंटेस्टाइन्स में चला जाता है। अब हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। देखो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी आकर्स हियर, लेकिन कुछ फंक्शंस इसकी हैं। लार्ज इंटेस्टाइन की तो कुछ फंक्शन तो होगी, ऐसी तो अल्लाह ताला ने नहीं रखा होगा हमारे अंदर। सो देखो उसका फंक्शन क्या है, एक तो ये वाटर एब्जॉर्प्शन करता है, मिनरल्स और कुछ ड्रग्स भी यहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं, और ये म्यूकस सिक्रेट करता है, सो दैट ये जो फीसेस हो, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल हो, ये एडहर हो जाए, सो दैट एक स्ट्रक्चर सा बन जाए विच इज़ ईजी फॉर पैसेज, ठीक है। सो एक तो लार्ज इंटेस्टाइन की फंक्शन है absorption of water, minerals and some drugs, and secretion of mucus which helps in adhering of waste particles together and lubrication it for an easy passage, so that it can be defecated easily। The undigested unabsorbed food substance, इसको हम feces बोलते हैं, पता है। enters into cecum of the large intestine through ileocecal valve। ileocecal valve मतलब क्या हो गया, देखो ये वाली डायग्राम है ना, ये वाली डायग्राम देखो, ये हो गया ना सीकम, और ये हो गया इलियम, ये हो गया सीकम। यहाँ पे वैलो होता है, जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा था पायरोलिक स्फिंक्टर, यहाँ पे पढ़ा था गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर। सिमिलरली यहाँ पे एक वैलो होता है। वैलो का फंक्शन क्या होता है, वैलो अगर यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ से अब फीसेस आ गया, अनडाइजेस्टेड मैटर आ गया, वो अब किस में चला गया, सीकम में। अब इस वैलो का फंक्शन ये है कि ये सीकम जो है, सीकम से वापस इलियम में नहीं आ सकता, ठीक है, एंड इट इज़ कॉल्ड इलियोसिकल वैल्यू। नाम याद रखना आसान है क्योंकि इलियोसिकल रेफर्स फॉर इलियम एंड द सीकम। विच प्रिवेंट्स द बैक फ्लो, देखो विच प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ द फीकल मैटर, इट इज टेम्पोरली स्टोर इन रेक्टम टिल डेफिकेशन। डेफिकेशन मतलब द रिमूवल ऑफ इट थ्रू द एनस। अब इसकी रेगुलेशन हम देखते हैं। द एक्टिविटी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आर अंडर न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल फॉर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। सो जो हमारा जीआईटी है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इट इज़ अंडर बोथ, इसको ब्रेन भी कंट्रोल करता है और इसको हार्मोन्स भी कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस साइट, स्मेल और द प्रेजेंस ऑफ फूड इन द ऑरल कैविटी कैन स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, अगर हमने फॉर एग्जांपल कोई चीज़ देखी, कोई हमें पसंद है, तो उसकी वजह से जो है विदाउट टेकिंग इट हमें पानी आ जाता है मुंह में, सलाइवा आ जाता है। सो इट इज़ इट्स अ न्यूरल रेगुलेशन। गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस आर आल्सो सिमिलरली स्टिमुलेटेड बाय न्यूरल सिग्नल्स, ठीक है। सो गैस्ट्रिक सिक्रीशंस, इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस, ब्रेन कंट्रोल्स देम, कब कितना डालना है, कब नहीं डालना है, ठीक है। द मस्कुलर एक्टिविटीज़ ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल कैन बी आल्सो मॉनिटर्ड बाय moderated by न्यूरल मैकेनिज्म बोथ लोकल एंड थ्रू CNS, ठीक है। सो आपको ये ध्यान में रखना है व्हाट इज़ द रेगुलेशन। सो यहाँ से हार्डली क्वेश्चन पूछा जाता है, इस वाले पार्ट से आप पेपर उठा के देखना, यहाँ से हार्डली पूछा जाता है क्वेश्चन।
Hormonal control of secretion of digestion is carried out by local hormones produced by the gastric and mucosal intestinal mucosa. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया जो हार्मोनल कंट्रोल आपने बोला, पहले तो आपने न्यूरल बोला, न्यूरल कंट्रोल एंड हार्मोनल कंट्रोल. न्यूरल कंट्रोल को छोड़ो, हार्मोनल कंट्रोल जो है, हार्मोनल कंट्रोल इज बाय द लोकल हार्मोन्स. दैट हार्मोन्स आर secreted by the gastric and intestinal mucosa. Here is a point to be remembered. गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा सिक्रेट करता है उनको. सो उसके बाद एक कैलोरीफिक वैल्यूज़ का एक पैराग्राफ है. ये मतलब इसको पहले ही लिखा गया है, नॉट फॉर एवेल्युएशन, बट आई सजेस्ट कि आप कैलोरीफिक फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू याद रखो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स का. वो क्या है? दैट इज़ 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम फॉर कार्बोहाइड्रेट, 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम फॉर प्रोटीन एंड 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम फॉर 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम फॉर फैट. ठीक है, अब हमने पढ़ लिया डाइजेशन, अब हम एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे. ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू एब्जॉर्प्शन पार्ट. Absorption is the process. देखो, absorption is the process by which end products of digestion pass through the intestinal mucosa into the blood or lymph. Simple. It is carried out by passive, active and facilitated transport. So ये तो actively भी हो सकता है, मतलब on the expense of ATP, passively हो सकता है without the expense of ATP, और facilitated भी हो सकता है. Facilitated आपने पढ़ा होगा, that carrier proteins are needed, वो मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा. Now आपको एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है. देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके यहाँ पे बोलूँगा. ग्लूकोज पे आप यहाँ पे नज़र रखना. स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मोनोसैकेराइड लाइक ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड सम इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक क्लोराइड आर जनरली एब्जॉर्ब बाय सिंपल डिफ्यूजन. कन्फ्यूजिंग स्टेटमेंट्स 2-3 हैं, उनको सिंपलीफाई करने के लिए आपको मैं बोलूँगा क्या करना है. द पैसेज ऑफ द सब्सटेंस इनटू द ब्लड डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. ऑब्वियसली सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज द फोर्स. हाउएवर सम सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, फिर से ग्लूकोज आ गया और अमीनो एसिड आ गया, आर एब्जॉर्ब्ड बाय द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स. कैरियर प्रोटीन्स जब हेल्प करते हैं, दैट इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट. सो क्या आप अब कंफ्यूज हो गए? ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स सिंपल डिफ्यूजन में भी आ गए, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में भी आ गए. इसके बाद और कन्फ्यूजिंग वाला स्टेटमेंट आएगा. देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट. ये सिंपल सी है. ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट आकर्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड हेंस रिक्वायर्स एनर्जी. ये जनरल स्टेटमेंट है. वेरियस न्यूट्रिएंट्स लाइक अमीनो एसिड्स, अगेन मोनोसैकेराइड्स लाइक ग्लूकोज एंड इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम आर एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी बाय दिस मैकेनिज्म. देखो, आपने देखा कि जो ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स हैं, इनका कोई ईमान ही नहीं है. देखो, सिंपल डिफ्यूजन में भी आ गई, ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन में भी आ गई, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में भी आ गई और एक्टिव प्रोसेस में भी आ गई. सो अब करे तो करे कि अगर इनका ट्रांसपोर्ट आ गया, हम क्या लिखें? क्योंकि तीनों, ऑल द 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, उनसे इनका ट्रांसपोर्ट होता है. आप अब याद रखो. देखो, क्या अगर उसने क्लोरीन को दिया अलॉन्ग विथ क्लोराइड को दिया, तो ये डिफ्यूजन है. ठीक है, इट इज़ डिफ्यूजन. क्लोरीन इज डिफ्यूजन. अगर उसने सोडियम को दिया इनके साथ, फिर ये एक्टिव है. आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, सोडियम पोटेशियम पंप, वो एक्टिव होता है ना. सो अगर सोडियम हो गया तो एक्टिव, अगर क्लोरीन हो गया इनके साथ तो सिंपल डिफ्यूजन, और अगर ये दोनों मतलब अकेले हो, ग्लूकोज और अमीनो एसिड, सिर्फ ये 2 हो, देन फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट. ठीक है, ये दिमाग खाता है, बट यू डोंट वरी. अगर आपको पूछेंगे ना ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट कैसे आता है, तो आप तीनों लिख देना. अगर अमीनो एसिड ट्रांसपोर्ट, आप तीनों लिख देना. बट अगर आपको आ गया ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड क्लोरीन, तो आपको देना है सिंपल डिफ्यूजन. अगर आपको सिर्फ ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड बोला, तो आपको देना है व्हाट? फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट. और अगर आपको दिया ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड सोडियम, तब आपको देना है एक्टिव ट्रांसपोर्ट. राइट. मूविंग फॉरवर्ड, फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल आर इंसॉल्युबल. देखो, फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल जो है वो इंसॉल्युबल होता है, ये आपको पता है, और उनकी एब्जॉर्प्शन डिफिकल्ट होती हैं एंड कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड. सिंस दे आर इंसॉल्युबल, देयर एब्जॉर्प्शन इज वेरी डिफिकल्ट. सो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए दे आर फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड इन स्मॉल ड्रॉपलेट्स कॉल्ड मिसल्स. सो सबसे पहले उनके हम छोटे छोटे ड्रॉपलेट बनाते हैं जिनका मिसल्स नाम है, और उसके बाद इन मिसल्स जो हैं इनको हम प्रोटीन कोटिंग देते हैं. सो लिपिड के अराउंड हम प्रोटीन कोट चढ़ाते हैं, सो दैट जो एक स्ट्रक्चर बन गया ऑन एक्सपोजर इट इज़ सॉल्युबल. ठीक है, प्रोटीन तो सॉल्युबल होते हैं ना. हमने लिपिड के इर्द गिर्द प्रोटीन कोटिंग लगा दी, और वो जो स्ट्रक्चर बना प्रोटीन कोटेड लिपिड, दैट आर कॉल्ड काइलोमाइक्रॉन्स.
ठीक है, वो आप अभी पढ़ोगे काइलोमाइक्रॉन्स, विच मूव इनटू इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। सो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में कौन चले जाते हैं? मिसल्स। दे आर रिफॉर्म्ड इनटू वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोबुलस कॉल्ड काइलोमाइक्रॉन्स। सो सबसे पहले हमने मिसल्स बनाई, मिसल्स को हमने इंटेस्टाइनल म्यूकोसा तक लाया, उसके बाद हमने काइलोमाइक्रॉन्स बनाए। हाउ? बाय कोटिंग द लिपिड बाय द प्रोटीन। और ये काइलोमाइक्रॉन्स दे आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द लिम्फ वेसल्स, लैक्टियल्स। पहले ही बोला था मैंने आपको, जब हमने पढ़ा था विलाई में एक लैक्टियल होती है, वहाँ पे मैंने आपको बोला था व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस लैक्टियल। दीज लिम्फ वेसल्स अल्टीमेटली रिलीज एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस इनटू ब्लड स्ट्रीम। सो अब हमने लिपिड को भी मतलब कैसे ऐसे तैसे करके लाया ब्लड में, और ब्लड से अब चला जाएगा कहाँ? टू द डिफरेंट टिश्यू। Now, absorption of substances takes place in different parts of the alimentary canal like mouth, stomach, small intestine, large intestine. However, maximum absorption occurs in small intestine, that too in duodenum and ileum. Duodenum में digestion होती है, duodenum ileum में absorption होती है। और इसकी समरी इस टेबल में दी हुई है, इसको आप देख लेना। बट इसमें आप देखो कैसे याद रखोगे, कैसे सिंपल है। स्मॉल इंटेस्टाइन में तो आपको पता ही है, मेन चीज़ें, सबसे मेन चीज़ें। स्टमक में जो, और लार्ज इंटेस्टाइन में भी आपने अभी देखा मिनरल्स, वाटर एंड सर्टन ड्रग्स, वही यहाँ पे भी हैं, ठीक है। अब स्टमक और माउथ में आप याद रखना, स्टमक में सर्टन ड्रग्स इन द माउथ में सर्टन ड्रग्स। आप ये कैसे याद रखोगे? आपने देखा होगा कुछ पेन किलर होता है माउथ डिजॉल्विंग। सो तब क्या होता है, तब एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग वो माउथ में ही होती है। contact with mucosa of mouth on the lower side of tongue absorbed into blood capillaries lining them. So certain drugs are absorbed in the mouth. So हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, तो आपको पहले से ही पता है। अब माउथ को कैसे याद रखोगे? माउथ डिजॉल्विंग टेबलेट्स, और जो उनके रिसेप्टर्स होते हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द लोअर साइड ऑफ द टंग, ठीक है। स्टमक में आप याद रखना, स्टमक में अल्कोहल, जो शराब पीते हैं, दैट इज एब्जॉर्ब्ड इन द स्टमक। एब्जॉर्प्शन ऑफ, देखो, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सिंपल शुगर्स एंड अल्कोहल टेक्स प्लेस, ठीक है। तो ऐसे करके आप ये टेबल भी याद रख लोगे। आफ्टर दैट let us move further. The absorbed substances finally reach the tissue where they utilize them. This process is called assimilation. So assimilation का मतलब ये हो गया the utilization of the absorbed food, उसको हम बोलते हैं assimilation, ठीक है। The digestive waste is solidified into coherent feces in the rectum, initiate a neural reflex causing an urge or desire for its removal. The ejection of feces to the outside through the anal opening is called defecation, is a voluntary process. Obviously it is a voluntary, it is under our control and is carried by mass peristaltic movement, ठीक है। सो ये पैरा आपको ये मतलब अंडरस्टूड है, ये हर किसी की डेली रूटीन में ये चीज़ होती हैं। न्यूरल रिफ्लेक्स इनिशिएट करते हैं जब रेक्टम में फीसेस जमा हो गया, तो एक न्यूरल रिफ्लेक्स इज इनिशिएटेड विच इनिशिएट्स द अर्ज, there is a desire of its removal, and then the removal of this feces, that is voluntary and it is carried out by mass peristalsis of the feces. Disorders of digestive system पे अब आते हैं। जो मोस्ट कॉमनली क्या होता है, मोस्ट कॉमनली हमें GIT इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। दिस इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट। सो एज सच क्वेश्चन आ सकता है, विच इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट ड्यू टू बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन? दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। द इन्फेक्शंस आर आल्सो कॉज्ड बाय द पैरासाइट्स लाइक parasites of the intestine like tapeworm, roundworm, threadworm, hookworm, pinworm, etc. So ये आप याद रखना कौन कौन से पैरासाइट्स हमको इन्फेक्ट करते हैं, टेपवर्म, राउंडवर्म, थ्रेडवर्म, हुकवर्म, पिनवर्म, एट्सेट्रा। अब असली जो हैं डिसऑर्डर्स जो हमें टेक्स्ट में दिए गए हैं, सिंपल एक एक दो लाइन में इसको डिस्क्राइब किया गया है। सो हैव अ लुक। सबसे पहले जॉन्डिस में क्या होता है, लिवर इज अफेक्टेड और स्किन और आइज दे टर्न येलो, वाई? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट्स। सो जब बाइल पिगमेंट्स की डिपोजिशन स्किन या आइज में हो, सो ये दे अपीयर पेल येलो, सो उस कंडीशन को हम बोलते हैं जॉन्डिस। और इसमें डिफेक्टिव क्या होता है, लिवर, ठीक है। वोमिटिंग आपको पता है, वोमिटिंग में जो हमारे स्टमक के कंटेंट्स होते हैं वो माउथ से वापस आते हैं, ठीक है। द इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट्स टू द माउथ, इट इज़ अ रिफ्लेक्स एक्शन। याद रखना ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है, और इसका जो सेंटर होता है दैट इज प्रेजेंट द मेडुला, वोमिट सेंटर उसको बोलते हैं। सो आवर वोमिटिंग इज कंट्रोल्ड बाय द वोमिट सेंटर एंड दैट इज प्रेजेंट इन द मेडुला ऑफ हाइंड ब्रेन। ए फीलिंग ऑफ नाशिया, ऑब्वियसली वोमिटिंग से पहले नाशिया होता है ना। डायरिया और कॉन्स्टिपेशन में एक चीज़ जो कंफ्यूज करती है जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है,
डायरिया में क्या है, डायरिया में एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट है, ठीक है। और जो कॉन्स्टिपेशन है वहाँ पे इरेगुलर बाउल मूवमेंट है। सो एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी और इरेगुलर बाउल मूवमेंट, देखो आपको मतलब ये कंफ्यूजिंग है, यहाँ पे तो लग रहा है इट इज़ सिंपल, बट जब क्वेश्चन पेपर में आता है, जब ये सारे क्वेश्चन जो मैंने गलत किए थे टेस्ट सीरीज में हुए थे, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी, तो आप याद रखना जब फ्रीक्वेंसी आए, जब फ्रीक्वेंसी का जिक्र हो तो इट इज़ डायरिया, ठीक है। और अगर फ्रीक्वेंसी नहीं आए, अगर सिर्फ मूवमेंट, सिंपल मूवमेंट, तो फिर ये कॉन्स्टिपेशन है। बाकी जो चीज़ें इसमें बताई गई है वो जनरल लेमैन को भी पता है, लाइक डायरिया में देयर इज इंक्रीज्ड लिक्विडिटी ऑफ फीसेस, ठीक है। इट रिड्यूसेस एब्जॉर्प्शन, उसी की वजह से तो होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इज़ रिड्यूस्ड। सो डायरिया में मतलब याद रखना इरेगुलर फ्रीक्वेंसी, और कॉन्स्टिपेशन में इरेगुलर बाउल मूवमेंट्स। कॉन्स्टिपेशन में भी ये चीज़ भी आपको पता है, फीसेस इज रिटेन्ड विद इन द कोलन। सो कोलन में असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइड कोलन, ये नहीं पता किस पार्ट में, बट ये पता है कि कोलन में ही द फीसेस इज रिटर्नड इन कॉन्स्टिपेशन। सो रेक्टम में नहीं, याद रखना, हमें पहले से पता होता है कि दैट फीसेस इज स्टोर्ड इन द रेक्टम। सो अगर कॉन्स्टिपेशन हुई, कॉन्स्टिपेशन का मतलब रेक्टम में ही फीसेस रिटेनड है, बट नो, इट इज़ रिटेन इन द कोलन। सी फॉर कॉन्स्टिपेशन, सी फॉर कोलन, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी इज एसोसिएटेड विथ डायरिया and irregular movement is associated with constipation. Now one more condition is indigestion. In this condition the food is not properly digested. Since indigestion word से ही हमको पता चलता है not properly digested food, ठीक है, leading to feeling of fullness, इंसान को मन नहीं करता कुछ खाने का, मतलब पेट भरा सा फील होता है। The cause of indigestion is inadequate enzyme secretion हो सकता है, and anxiety, याद रखना अगर आपको एंग्जाइटी है तो जो आपका फूड है और फूड डाइजेस्ट अच्छे से नहीं होता है। सो ऑब्वियसली जब आपको मतलब किसी भी आदमी को आपने सुनते देखा होगा कि सिट्रस मत लो अदरवाइज आपका पेट ख़राब हो जाएगा। सो सिट्रस इज़ एसोसिएटेड विद दिस, इसका वेगल कनेक्शन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, बट आपको वो जानने की ज़रूरत नहीं है अभी, वो आप खुद पढ़ लोगे इंशाल्लाह मेडिकल कॉलेज में। फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग एंड स्पाइसी फूड, ठीक है। सो ये याद रखना, एंग्जाइटी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडाइजेशन, ठीक है। फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग, स्पाइसी फूड होता है, आपको क्लिक हो जाएगा माइंड में। उसके बाद प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, ये उतना खास है नहीं, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको नाम याद रखने हैं, और उसके बाद दो चीज़ उनमें कॉमन है और एक चीज़ उनमें अनकॉमन है, वो आपको याद रखनी है। सबसे पहले जो पहला पैराग्राफ है इसको हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। देखो, डाइटरी deficiency of proteins and total food calories are widespread in many underdeveloped countries of South and Southeast Asia, South America and West and Central Africa. Hardly matters. And protein energy malnutrition may affect large sections of population during drought, famine and political turmoil. This happened in Bangladesh during the Liberation War and Ethiopia during the severe drought in the mid-80s. Protein energy malnutrition affects infants and children to produce marasmus and क्वाशरकर, ठीक है। सो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन मतलब हो गया प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी, ठीक है, प्रोटीन्स और टोटल कैलोरीज की डेफिशिएंसी इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन। और इसके दो टाइप्स हैं, एक होता है मैरास्मस, दूसरा होता है क्वाशरकर। अब हम मैरास्मस एंड क्वाशरकर के जो है इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे क्या है। देखो, अगर आप देखोगे मैरास्मस इज प्रोड्यूस्ड बाय द साइमल्टेनियस डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड कैलोरीज। सो मैरास्मस में क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स एज वेल एज कैलोरीज। बट अगर आप क्वाशरकर देखोगे, इट इज़ अ प्रोटीन डेफिशिएंसी ऑब्वियसली, बट अनअकम्पनीड बाय कैलोरी डेफिशिएंसी। सो सबसे पहली डिफरेंस आपको समझ में आ गई मैरास्मस और क्वाशरकर में। मैरास्मस में प्रोटीन्स और कैलोरीज दोनों की डेफिशिएंसी होती है, और जो क्वाशरकर होता है, क्वाशरकर में प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी होती है बट कैलोरीज की डेफिशिएंसी नहीं होती है। सेकंड डिफरेंस, मैरास्मस occurs in infants less than a year of age, और इसमें इन चाइल्ड मोर देन ए ईयर ऑफ एज। सो दूसरी डिफरेंस आ गई, मैरास्मस होता है इन्फेंट्स में जो 1 साल से छोटे हों, और जो क्वाशरकर होता है वो होता है चिल्ड्रन में जो 1 साल से बड़े हो, ठीक है। और इसका जो काज होता है वो क्या है, इफ मदर्स मिल्क इज रिप्लेस्ड टू अर्ली बाय अदर फूड्स विच आर पुअर इन बोथ प्रोटीन्स एंड कैलोरिक वैल्यू, ठीक है। दिस ऑफन हैपन्स इफ द मदर हैज सेकंड प्रेगनेंसी ऑफ और चाइल्ड व्हेन द
older infant is still too young. Obviously अगर जल्दी से दूसरी प्रेगनेंसी हुई तो जो पहला वाला बच्चा है उसको obviously deficiency होगी ही, वो माल न्यूट्रिशन का शिकार होगा ही. In marasmus, protein deficiency impairs growth and replacement of tissue proteins. Extreme emaciation of body and thinning of limbs results. The skin becomes dry, thin and wrinkled. Growth rate and body weight declines considerably. Even growth and development of brain and mental faculties are impaired. So ये तो obvious सी बात है, अगर छोटे बच्चे में कैलोरीज प्रोटीन्स की डिफिशिएंसी होगी, ये चीज़ें तो होना तो कॉमन है. मतलब ग्रोथ इम्पेयर होगी, टिश्यू रिप्लेसमेंट नहीं होगी, इमेसिएशन ऑफ द बॉडी, सेलिंग मतलब इमेसिएशन हो गया, जितने भी रिजर्व्स हैं आपकी बॉडी में वो ख़त्म हो जाते हैं. थिनिंग ऑफ द लिम्स, और स्किन जो है वो ड्राई बन जाता है, रिंकल्ड बन जाता है, और जो ग्रोथ रेट है वो कम हो जाती है. एंड ब्रेन डेवलपमेंट ज़रूरी होती है छोटे बच्चे में, सो दैट ब्रेन डेवलपमेंट इज़ आल्सो इम्पेयर्ड. और जो क्वाशरकर हैं इसमें भी मेरेस्मस की तरह वेस्टिंग ऑफ लिम्बस होते हैं, थिनिंग ऑफ लिम्बस होती हैं, ग्रोथ एंड ब्रेन डेवलपमेंट आर इम्पेयर्ड, है ना, कॉमन. बट अनलाइक मेरेस्मस, सम फैट इज स्टिल लेफ्ट अंडर थिन स्किन. मोर एवर एक्सटेंसिव एडिमा एंड स्वेलिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स आर सीन इन क्वाशरकर. सो आपको बस ये याद रखना है. देखो, अगर आप मेरेस्मस यहाँ से लिखोगे, मेरेस्मस यहाँ से लिखोगे क्वाशरकर. मेरेस्मस में प्रोटीन्स प्लस कैलोरीज की डिफिशिएंसी, इसमें सिर्फ प्रोटीन्स की डिफिशिएंसी, ठीक है. दूसरी बात, लेस देन 1 ईयर, ग्रेटर देन 1 ईयर, ठीक है. तीसरी बात ये है कि यहाँ पे नो रिजर्व्स लेफ्ट, यहाँ पे रिजर्व्स लेफ्ट फैट, यहाँ पे नो एडिमा, यहाँ पे एडिमा होता है, ठीक है. नो स्वेलिंग, यहाँ पे स्वेलिंग होती है. अदरवाइज इम्पेयरमेंट दोनों में होती हैं, ठीक है. फेलियर ऑफ ग्रोथ एंड ब्रेन डेवलपमेंट, इट इज़ कॉमन. वो डिफरेंसेस थे, ये कॉमन था. सो होप यू एन्जॉयड दिस सेशन. और आप एंड आई एश्योर यू कि जितना हमने हाईलाइट किया, इससे इसके अलावा आप क्या ही पूछ सकता है एग्जामिनर. और आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर वो चेक करना, जितने भी ट्रिकी क्वेश्चंस भी पूछे गए हों उनको भी हमने यहाँ पे अनफोल्ड कर दिया, उन एनसीईआरटी की लाइन्स को हमने अनफोल्ड कर दिया. सो डू लाइक द वीडियो, एंड अगर आपको लगता है आपके किसी और फ्रेंड के लिए मतलब हेल्पफुल रह सकता है, सो डू शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. सो थैंक यू वेरी मच.